अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। खामोश लब बस्ता दोनों हाथ ओढ़ी के नीचे टकाए वो ग्लास वॉल के बाहर बरसती बारिश को देखता रहा। आसमान पे कहीं कहीं बादल कुछ टुक छोटे बड़े नारंगी अंगारों की तरह देखते हुए नजर आ रहे थे। अचानक काली घटाएं आई जो इशारा था कि बादल अभी और बरसेंगे। जब आज वो ख्वाब से डर कर उठा तो बाहर होने वाली बारिश से सड़क धुलकर मज़ीद स्याह और साफ लग रही थी, लेकिन इसके ख्वाब इसे सोने नहीं देते थे। पता नहीं वो और कितनी देर सोचों में डूबा रहता कि फ़ोन की घंटी ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो करवाया। यस, इब्राहिम सिंधु स्पीकिंग। गंदमी रंगतों वाली पेशानी पर सलवटी उभरी जो इसकी बाजारी को नुमाया कर रही थी। 30 साला इब्राहिम सिंधु अपनी मिसाल आप था। गहरी बुरी आंखें, मगरूर खड़ी नाक, काले स्याह बाल जो हर वक्त माथे पर बिखरे रहते, 6 फुट से ऊंचा कद, हल्की सी दाढ़ी इस पर बहुत जचती थी। गाल के बाएं जाने पड़ता डिम्पल तब वाज़ा होता जब बात करते वो मुस्कुराता, लेकिन अब तो 1 साल हो गया था इसे मुस्कुराए। दरवाजे पर दस्तक देकर डाडो अंदर आया, जानते हुए भी कि सर बहुत गुस्से होंगे, क्योंकि जब वो अपने कमरे में होता तो किसी को भी इजाज़त नहीं थी इससे डिस्टर्ब करने की। दरवाजे से डाडो को नमूदार होते देखकर इसके माथे पर सलवटें उभरी। एक आईब्रो चाकर आने की वजह पूछी, जबकि एक हाथ दाएं पॉकेट में डाले दूसरे हाथ से फ़ोन सुनने में मसरूफ़ काले पेंट कोट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। डूडू इब्राहिम सिंधु का सेक्रेटरी था। सर, आपकी मॉम ने नीचे आपको बुलाया है। डार्क ब्लू पेंट स्किन शर्ट पे कैप पहने अच्छा लग रहा था। शक्ल से वो पठान मालूम होता था। सफ़ेद रंग, हल्की भूरे रंग की दाढ़ी, बड़ी सुरमई आंखें जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती थी। तुम जाओ, अब यहाँ से आ रहा हूँ मैम, इब्राहिम ने सरता पैर इजाज़त लेते हुए जारी से कहा। जी बेहतर सर। इब्राहिम ने सीढ़ियाँ उतरते वक्त खाने की मेज़ पर नज़र डाली, जहाँ नैन तारा बेगम, जिन्हें सब नैन बोलते थे, खामोशी से चाय पीने में मसरूफ़ थी। इब्राहिम को आते देखकर मुस्कुराई। मेरा बच्चा कैसा है? वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि जैसे इन्हें कितना प्यार हो। कम से कम इब्राहिम को तो ऐसा ही लग रहा था। फ़ाइन मेज़ पर पड़ी फलों की टोकरी से सेब उठाते हुए एक लफ्ज़ी जवाब दिया और कुर्सी पर बैठकर खाने के लगा, साथ साथ अपने फ़ोन पर स्क्रॉलिंग कर रहा था। वो सिर्फ सामने बैठी औरत को नज़रअंदाज करना था। इब्राहिम का अंदाज़ हमेशा गहरा काटदार तंज़िया होता। नैन बामुश्किल अपने हलक से नीचे उतारती जाए। नैन तारा हयात सिंधु की दूसरी बीवी थी, जो इब्राहिम सिंधु के वालिद थे। जबकि इब्राहिम अभी 5 साल का ही था, इसकी वालदा आरफा बेगम एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गई। वो नौकरों के हाथों में पलकर बड़ा हुआ था। जब वो 20 साल का हुआ तो इसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। नैन हमेशा अपनी पार्टियों में और इसके बाबा अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहते, कभी इस पर किसी ने तवज्जो ना दी। और अब इसने खुद को सबसे दूर कर लिया था, लंदन। वो अपने बिस्तर से उठी और घड़ी पर बजते अलार्म को बंद किया, बालों को जूड़े में कैच किया। बाल कमर से नीचे आते थे। सुनहरा हल्का रंग बालों को और खूबसूरत बना रहा था। इसने जल्दी से अपना बिस्तर ठीक किया और अपना ट्रैक सूट और जॉगर्स पहने और आईने में खुद को एक नज़र डालकर अपने एयरपॉड्स और फ़ोन उठाना ना भूली थी। सफ़ेद रंग, 5 फुट से ऊंचा कद, गहरी नीली ज़हीन आंखें, खड़ी नाक, नाजुक गुलाबी होंठ, नहायत संजीदा शख्सियत की मालिक थी। वो तेज़ रफ्तार से दौड़ रही थी। इसकी फ़ोन की स्क्रीन रोशन थी। अब इस अपने एयरपॉड्स लगाए वो हर काम यूं ही कर रही थी कि जैसे मामूल का हो, जैसे रोज़ का मामूल हो। हाय रोश। दूसरी तरफ से सैंडी थी, इसकी सेक्रेटरी के साथ दोस्त भी थी। बोलो क्या है जो सुबह सवेरे तुमने मुझ नाचीज़ को याद किया? वो बहुत कम उर्दू बोलती, लेकिन जब वो बोलती तो प्यारी लगती। मैंने सुना है तुम पाकिस्तान जा रही हो। पाकिस्तान के नाम पे से बहुत कुछ याद आया था, लेकिन फिर सर झटक कर सैंडी की बात सुनने लगी, जो कह रही थी कि वो भी इसके साथ पाकिस्तान जाएगी। रोश, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी। हमने हर काम एक साथ किया है। सैंडी, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, रोश ने बेनियाजी से कहा। सैंडी जानती थी अपनी मगरूर ओवर नाक चढ़ी दोस्त को, जितना वो खुद को रूड दिखाती है वैसी है नहीं, बल्कि बहुत नरम दिल है। रोश अपनी दौड़ने की रफ्तार कम कर चुकी थी। सासा पार्क में बैठे लोग पर भी एक नज़र डाल लेती, जिनमें ज़्यादातर तादाद लड़कों की थी। इसे इन मर्दों से नफरत थी जो लड़कियों के पीछे पागल हों। वो इन्हें नज़रअंदाज करती। बेंच पर बैठ के सामने चंद बच्चे खेल रहे थे।
सैंडी रात को बात करेंगे। अच्छा सुनो रोश, रात का डिनर मैं तुम्हारी तरफ करूँगी। हेलो हेलो। बेचारी सैंडी ने एक तरफ एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो इसे रोश पर नहायती गुस्सा आया, क्योंकि रोश तो कब का फ़ोन बंद कर चुकी थी। सैंडी ने फ़ोन गुस्से से बेड पर फेंका। ठीक है मत करे बात, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही। सैंडी की एक्टिंग जारी थी। अचानक याद आया इसे कि फ़ोन तो नया लिए हुए इसे कुछ ही दिन हुए थे, तो फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपकी और फ़ोन को सीने से लगाया। हाय मेरा बच्चा, चोट तो नहीं लगी गई? वो ऐसे ही थी, नहायती मासूम और काफ़ी हद तक बेवकूफ़, हमेशा खुद से बातें करने वाली। रोश को हमेशा इस बात पर गुस्सा आता था कि वो खुद से बातें क्यों करती थी। वो कई बार इसे इन सब के लिए डांट चुकी थी, मगर वो सैंडी ही क्या जो किसकी सुन ले। हानिया, मैंने सुना है कि तुम इब्राहिम से तलाक ले रही हो। मुमताज़ बेगम ने अपनी इकलौती बेटी से सख्त लहजे में पूछा, जो सादा सा गुलाबी जोड़ा ज़ेबतन किए हुए सोफे पर बैठी किसी मैगज़ीन का मुताला कर रही थी। आपने ठीक सुना है। इसने मैगज़ीन मेज़ पर रखा और बालों को कैचर में कैद किया जो बामुश्किल कंधों तक आते थे। कुछ आवारा लटे चेहरे पर आकर आग गिरी, हाथ में पहनी अंगूठी बार बार कभी पहनती कभी उतारती। क्या तुम जानती हो इस सब का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है? बेवकूफ़ी कर रही हो, अपना नहीं तो अपने बेटे का ही सोचो। वो सिर्फ अभी 3 साल का है। इनके लहजे में फ़िक्र थी। उफ़ मामा, आप फिर से शुरू होगी, इसने सख्त बेजारी से कहा। और वैसे भी बाबा मेरे इस फैसले से मुतमिन है, लेकिन बेटा क्या? लेकिन मामा आप चाहती हैं मैं इस खूनी के साथ रहूं? नामुमकिन। इसने एक लफ्ज़ चबा कर अदा किए, इनकी आंखों में आंखें डालकर। इसका लहजा नहायती गुस्ताखाना था कि एक पल वो अपनी बेटी को देखती रह गई। सुनहरे ख्वाबों की हकीकत तो हो तुम, तुम्हारी खुशबू की तरह ओढ़ लिया मैंने। आज ऑफिस से वो घर जल्दी आ गया था। सामने सोफे पर बैठी नैन को अपना मुंतज़िर पाए। वो हमेशा की तरह साड़ी पहने, बाल खोले जो कंधों तक बॉब कट में थे, वो किसी किताब का मुताला कर रही थी। इसने एक ही नज़र में इनका जायज़ा लिया। अभी अंदर जाने ही लगा था कि नैन की आवाज़ पर ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। अरे तुम कब आए? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आओ बैठो यहाँ। इनके लहजे में नरमी थी। वो कुछ सख्त कहते कहते रुक गया, फिर कुछ सोचकर बस इतना ही बोला, जल्दी बोले, मेरे पास वक़्त नहीं है। इसने बेजारी से कहा। वो हमेशा की तरह सफ़ेद पेंट कोट में वजीहा लग रहा था, मगरूर खड़ी नाक, हमेशा की तरह गुस्सा, होंठ अपना गुलाबीपन खोकर अलग ही रंग वाज़ा कर रहे थे। शायद ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से बाल माथे पर बिखरे, बार बार हाथ से पीछे करता शहज़ादा लग रहा था। आज कोर्ट से खुला का नोटिस आया है, हानिया तुमसे खुला लेना चाहती है। उन्होंने एक एक लफ्ज़ टहटर कर अदा किया। इब्राहिम के चेहरे का जायज़ा लिया तो वो चंद पल में ही सुर्खी माइल हो गया। ये चंद अल्फाज इसके चारों तरफ धमाका किया था। एक पल तो इसके कदम लड़खड़ाए, मगर खुद को संभल गया। फिर जब बोला तो इसके लहजे में चट्टानों से सख्ती थी। ये सब तो एक दिन होना ही था, मगर इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। आखिर वो भी आपकी तरह एक खुदगर्ज़ औरत निकली। इसने हर लफ्ज़ नैन की आंखों में आंखें डालकर कहा। इसका लहजा खासा तंज़िया था जो बामुश्किल ही बर्दाश्त किया उन्होंने। लेकिन बेटा, उन्होंने कुछ कहना चाहा, वो हाथ से रोक गया। मत कहें मुझे बेटा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन आप इसे ये ज़रूर बता दें कि मैं अपना बेटा इसे नहीं दूंगा। ये लफ्ज़ इसने चबा चबा कर अदा किए थे और कमरे की जानिब चला गया। नैन एकदम लर्ज़ की इसके लहजे की सख्ती महसूस करके, क्योंकि वह जानती थी कि इब्राहिम सिंधु वो आग है जो खुद तो जलता है, साथ इसके रास्ते का कांटा बनने वाले को वो जलाकर राख कर देता है। लंदन। वो चंद पल पार्क में बैठी बच्चों को देख खेलते देखती रही, मगर इसने नोट किए इन 4 बच्चों में से एक बच्चा जब भी फुटबॉल को किक करने की कोशिश करता, वो तीनों बच्चे मिलकर से नीचे धिक्का देते। इसी तरह जब वो तीसरी दफ़ा भी ऐसा ही किया तो रोश से बर्दाश्त ना हुआ, तो उठकर अब इनकी तरफ मतवज्जो ही बच्चों ने रोश को अपनी तरफ आता देखा तो भाग गए। आप ठीक हो? इसने बच्चे को हाथ से खड़ा करते हुए इंग्लिश में पूछा। इस बच्चे ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। तो फिर रो क्यों रही हो? उसने नरमी से पूछा। अगर आप नहीं नहीं बिना बताना चाहते तो कोई बात नहीं, इसने प्यार से पचकारते हुए कहा। बच्चा बहुत क्यूट था, सफ़ेद गाल, नीली बड़ी आंखें जो मासूमियत में और इजाफा करती। व्हाट्स योर नेम? हैरी आशा से पूछा। अच्छा नाम है, थैंक्स। रोश ने देखा वो कुछ कहना चाहता था मगर झिझक रहा था। वो मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते और कहते हैं कभी अच्छा नहीं खेल सकता। इसे सारी बात बताकर सर झुका लिया। हम तो ये बात एक बात बताओ, जब मुझे कोई काम मुश्किल लगता तो पता है मेरे बाबा मुझे हमेशा एक ही जुमला बोलते हैं, डोंट गिव अप अनटिल यू आर डन, बिकॉज प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट। और हैरी ये सुनकर मुस्कुरा दिया, शायद इसे समझ आ गया था। और हाँ, दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको सपोर्ट करें, ना कि मुश्किल में धक्का देकर चले जाएं। रोश उठकर घर ही जाने लगी थी कि हैरी की आवाज़ पर रुकी। एक्सक्यूज़ मी, गिव कैन वी बी फ्रेंड्स? वो हाथ आगे बढ़ाए इससे पूछ रहा था। आंखों में चमक थी। रोशनी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। येस वाई नॉट बेबी, और इसकी चिक्स खींची।
आई एम नॉट बेबी। बच्चा शायद बुरा मान गया था। इसने फूले हुए गाल से कहा, इसे हंसी तो बहुत आई मगर छुपा गया। सॉरी हैरी। अगर सैंडी इसे यूं मुस्कुराते हुए देख लेती तो पक्का बेहोश हो जाती, क्योंकि सैंडी के बकौल वो एक जलाद है। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे की दीवारों पर जगह जगह कार्टून की पिक्चर्स लगी थी। हल्का नीले रंग का पेंट कमरे की दीवारों से रंगा था और बेड पर लेटा नन्हा वजूद गहरी नींद में सो रहा था। हल्के से चलते लैंप की रोशनी में चेहरा मासूमियत से चमक रहा था। खमदार मुड़ी हुई पलकें, सुर्ख सफ़ेद रंग फूली सी गाल, वो बहुत खूबसूरत था। ऐसे सारे नए नक्श अपने बाप से चुराए थे, जबकि रंग माँ पे था। वो चंद पल हाथ की हुरों से इसके एक एक नक्श को छूकर महसूस करता रहा, फिर आस्था से पेशानी पर बिखरे बाल समेटे और वहाँ से बोसा दिया। हल्की सी कान में सरगोशी की तो आवाज़ भीगी हुई थी, बाबा अपनी बेबी से बहुत प्यार करते हैं, सब हम दोनों को छोड़कर चले जाते हैं, हम दोनों एक से हैं, आप तो बाबा को छोड़कर नहीं जाओगे ना? बाबा आपको हमेशा अपने पास रखेंगे, आई प्रॉमिस। वो जैसे आया था वैसे ही चला गया। आज वो मामूल के मुताबिक जल्दी उठी थी, क्योंकि अपना सामान तो वो रात को ही पैक कर चुकी थी, मगर घड़ी पर वक़्त देखा तो 9:30 हो रहे थे। इसकी फ़्लाइट में अभी आधा घंटा बाकी था। उसने जल्दी से तैयार होकर एक नज़र आईने में खुद को देखा। नीली जीन्स पर सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, बालों का मैसी सा जूड़ा और हल्का सा पिंक ग्लॉस लगाकर वो अपनी नीली चमकती हुई आंखों के साथ खूबसूरत लग रही थी। इसने हाथ में घड़ी पहनी और नीचे किचन का रुख किया। अभी वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने का सोच रही थी कि डोरबेल की आवाज़ सुनकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर मुकाबिल भी ठीक था। डोरबेल पर हाथ रखकर भूल ही गया था कि हटाना भी है। रोश ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। क्या मुसीबत है? कौन मर गया है जो सबर नाम की चीज़ भी नहीं है? इसने गुस्से से कहते दरवाज़ा खोला। सामने सैंडी को देखकर इसका पारा और हाई हो गया, मगर वो सैंडी को देखकर हैरान नहीं हुई थी। वो हमेशा की तरह घुटनों से फटी हुई जीन्स पर सिर्फ टॉप पहने क्यूट लग रही थी, लेकिन रोश को इसकी घुटनों से फटी हुई जीन्स बहुत ज़हर लगती थी, जबकि सैंडी हमेशा फैशन है कहकर टाल देती। बाल चिड़िया के घोंसले की तरह थे, जो पोनी में कैद होने के बावजूद चेहरे पर बिखरे हुए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने एक आईब्रो चाकर पूछा। जवाब में सैंडी ने आंखें पटपटाकर कमीनी सी स्माइल पास की, जिसका मतलब था वो भी साथ चल रही है, क्योंकि सैंडी को ढीठ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है, आ रही हूँ, इंतज़ार करो। सैंडी के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया और सैंडी बेचारी अरे अरे करती ही रह गई। खड़ूस कहीं की। सैंडी मुंह बसूरते हुए बड़बड़ाई। आज जब वो ऑफिस में आया तो असफंद इब्राहिम सिंधु का क्लास फेलो इसके इंतज़ार में बैठा था और पेशे के लिहाज से वो एक वकील था। इसका केस भी वही हैंडल कर रहा था। इसकी अगले हफ्ते शादी है। इनविटेशन के साथ वादा भी लिया कि वो ज़रूर आए। वो नाराज़ ना हो इसलिए आने की हामी भर ली, वरना इसका कोई इरादा जाने का ना था। आज वो जब तैयार होकर जीने उतर रही थी, मुमताज़ बेगम ने एक नज़र देखा। इसकी तैयारी से अंदाज़ा लगाया कि वो कहीं जा रही है। नीले टॉप के साथ काली जीन्स पहन रखी थी। बड़ी बड़ी आंखों को मज़ीद हाईलाइट किए और होंठों को सुर्ख लिपस्टिक से रंगे, बालों को पुश्त पे खो रखा था जो बामुश्किल कंधों तक आते। इसके चलने से बाल दाएं बाएं शानों पर तड़क रहे थे। वो बेहद हसीन लग रही थी। काश इसका दिल भी इतना ही प्यारा होता। मुमताज़ बेगम बस सोच कर ही रह गई। हानिया, आप कहीं जा रही हो? आने में देर हो जाएगी, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। बिना इनकी बात का जवाब दिए वो वहाँ से चली गई और पीछे मुमताज़ बेगम बस सर हिलाकर रह गई। इसका कुछ नहीं हो सकता। लंदन जहाज़ में बैठते ही रोश ने एयरपोर्ट्स लगा कर आंखें बंद कर ली, ताकि सैंडी इसका दिमाग और ख़राब ना करे, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने वाले लोग से सख्त उलझन थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि रोश को अचानक से अपने हाथ की पुश्त पर चुभन सी महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो वो सैंडी के नाखून थे। इसने गुस्से से हाथ झटक कर पीछे किया तो सैंडी ने और ज़ोर से पकड़ लिया। रोश ने गौर से इसके होंठों को की तरफ देखा तो वो कुछ कह रही थी। एयरपोर्ट्स हटाकर सुनने लगी। आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। वो मुसलसल यही जुमला बड़बड़ा रही थी और आंखें बंद थी। हाय हाय आग, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? बुलखलाहट में क्या क्या बोल रही थी। इसे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। रोश तो तब ही उठी। सैंडी सैंडी, इसने ज़ोर ज़ोर से सैंडी का कंधा हिलाया। हाँ हाँ। इसने आंखें खोली और रोश को देखकर इससे लिपट गई। रोश, माना तुम बहुत खड़ूस हो, मगर वादा करो आग, अगर मुझे कुछ हो गया तुम तो मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। वादा करो, वो बहुत मासूम है, मेरे बगैर कैसे रहेंगे? हाय हाय। जहाज़ में बैठते लोग हैरानी से इस लड़की को रोते देख रहे थे, जो ज़ोरों शोर से रोने में मसरूफ़ थी। रोश को ये देखकर शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और सैंडी को गुस्से से झटक कर खुद से अलग किया। होश में आओ बेवकूफ़ लड़की, क्या ओल-फोल बोले जा रही हो? और तुम जिंदा हो? तुम्हारे बच्चे कहाँ से आ गए? तुम्हारी कोई शादी हुई है क्या? नहीं ना? तो इसने हर एक लफ्ज़ चबा चबा कितनी ज़ोर से बोला। सैंडी को लगा शायद वो सुनने की कुवत से महरूम हो गई है। सैंडी फ़ौरन होश में आई और ही हाँ मैं भी ना, पता नहीं क्या
बोल रही थी, मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं, मैं तो रोश बस मजाक कर रही थी। सैंडी ने बेवकूफ़ों की तरह हंसते हुए कहा, अगर ये मजाक था तो बहुत ही बकवास मजाक था। अगर अब तुम कुछ बोली तो मैं अगर तुम कुछ बोली तो मैं खुद तुम्हें इस जहाज से नीचे पटक दूंगी। रोती रहना, फिर अपने बच्चों का रोना, इसे दांत पीसते हुए कहा और अपने एयरपोर्ट्स लगाकर आंखें मूंद ली। और सैंडी ने जब इर्द गिर्द देखा तो सब लोग इन दोनों की तरफ ही मतवज्जो थे। वो थोड़ी सी पागल है, इसने हाथ से इशारा करते हुए कहा, लेकिन आवाज़ हल्की रखी, अगर और सुन लेती तो सैंडी का कत्ल पक्का था। बॉस ने भी बॉस ने भी मुझे ही भेजना था। किसी और ड्राइवर से कह देते, जानते भी हैं मुझे लड़कियों से कितनी उलझन होती है। ऊपर से हर लड़की ऐसे देख रही है जैसे मैं किसी अलग ही प्लेनेट से आया हूँ। डूडो कब से कोफत का शिकार हो रहा था भी पठान, और गुस्से में तो चेहरा लाल और टमाटर हो गया था जो इसे क्यूट बना रहा था। इसे शायद गर्ल्स फोबिया था, जबकि असफंद इससे हमेशा कहता, गुस्सा मत किया करो यार, और प्यारे लगते हो। किसी दिन किसी लड़की को पसंद आ गया और इसने तुम्हें अगवा कर लिया तो फिर ना कहना बताया नहीं। वो चिढ़ जाता और असफंद कहका लगा कर हंस देता। एयरपोर्ट पे हर लड़की का मुड़ मुड़ कर देखना इसे अजीब लग रहा था। वो तो ऑफिस में भी जहाँ लड़की देखता वहाँ से ऐसे भागता जैसे कोई भूत देख लिया हो। नैन और असफंद काफ़ी बार उसका इस बात पर मजाक भी उड़ा चुके थे। उफ बॉस, कहाँ फंसा दिया आपने। वो सर झटक कर आगे बढ़ गया, बेचारा डूडो। रोज पाकिस्तान अपने बाबा के दोस्त आदम साहब की वजह से आई थी, क्योंकि 1 साल पहले इसके मामा बाबा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो इंतकाल कर गए। उन्होंने ही रोश को बरानी मुल्क अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए भेज दिया था ताकि वो इस हादसे को भूल सके। और जिस शख्स से ये हादसा हुआ था वो एक बिजनेस टाइकून था और वो बस एक माह जेल में रहकर छूट गया। बस इतना पता चला कि शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, इसलिए वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी जहाँ इंसाफ की बजाय पैसे से लोग खरीद लिए जाते हैं। इसे नफरत थी पाकिस्तान से, क्योंकि इस मुल्क ने रोश के मामा बाबा को छीन लिया जिसकी वजह से इसके वालिदैन ज़िंदा नहीं थे। वो शहजाद घूम रहा था और वो कुछ नहीं कर पाई, मगर जब आलम अंकल ने बहुत मान से इसे पाकिस्तान निम्रा की शादी पे इनवाइट किया तो वो मना नहीं कर सकी। इस दुनिया में सैंडी और इसके अलावा और था भी कौन। इब्राहिम जिम से आकर सीधा और शावर लेने अपने रूम में चला गया ताकि जल्दी से तैयार होकर ऑफिस की एक अहम मीटिंग में जा सके। असफंद की साली को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए वो पहले ही डूडो को कह चुका था, क्योंकि वो शादी के कामों में मसरूफ़ था तो अपनी साली को लाने की जिम्मेदारी इसे दे दी। जैसे ही वो वॉशरूम से तैयार होकर बालों को टॉवल से खुश करता बाहर निकला तो हैरान रह गया, क्योंकि चंद मिनट पहले इसका कमरा साफ़ सुथरा था, मगर अब ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ तूफ़ान आकर गुजरा हो। बेडशीट ख़राब, तकिए ज़मीन पर गिरे थे, लेकिन तकिए उठाते वक्त नन्हे नन्हे से हाथ नजर आए जिन पे चोकर लगी थी, और वो समझ गया ये सब इस छोटे शैतान का काम है। टाइगर बाहर आओ, बाबा की जान कहाँ हो आप। इसके लहजे में वो नरमी थी। बाबा मैं यहाँ हूँ, बेड के नीचे से हाथ निकालते हुए कहा। साथ इब्राहिम ने पकड़ कर बाहर निकाला। मैंने पकड़ लिया अपने टाइगर को। हाँ हाँ, इसने हंसते हुए कहा। बाबा ये तो चीटिंग है ना, इसे मुंह बसूरते हुए कहा। गोल मटोल, सुर्ख सफ़ेद गाल, नीली शरारती आंखें, बहुत क्यूट बच्चा था। इब्राहिम ने चलते हुए सोफे पर बैठकर अपनी गोद में बैठाया, दोनों गालों पर बारी बारी बोसा दिया। अजलान आज बाबा को किसी नहीं करेगा क्योंकि वो नाराज़ हैं। इसे नीली आंखें घुमाते हुए स्टाइल से कहा। जब भी ऐसे करता इब्राहिम को टूटकर प्यार आता तो मेरा अज़ल मानेगा कैसे। आप मुझे अगर फ़नलैंड लेकर जाएंगे तो ही मानूंगा। वो अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन और समझदार था। इस उम्र में तो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, मगर वो शरारती था, अपनी बात मनवाने का तरीका जानता था। यार आज बाबा को ज़रूरी काम से जाना है ना, कल चलेंगे पक्का। इतना ही कहा था कि इसके चंद जुमलों ने हिला कर रख दिया। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मामा भी नहीं है। इसने आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते हुए कहा। बस यही इब्राहिम सिंधु पिघल गया और सीने से लगाया। आप तो बाबा के टाइगर होना, और टाइगर होते नहीं हैं, आप जहाँ कहोगे वहीं जाएंगे, बस रोना मत। रोज कब से निम्रा को टेक्स्ट कर रही थी, जिसने यहाँ आने से पहले हदायत की थी कि अकेले मत आए, वो खुद ड्राइवर को भेज देगी, मगर आधे घंटे से वो इंतज़ार कर रही थी। सैंडी जो कब से उसे फ़ोन के साथ लगे देख रही थी, आखिर तंग आकर बोल पड़ी। रोश मुझे भूख लगी है, ठीक है सामने कैंटीन से कुछ ले आओ। रोश के इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान हुई, फिर जल्दी से उठकर कैंटीन की तरफ भागी। मुबादा रोक ही ना ले। रोश तो इसकी हरकत पर हैरान रह गई, फिर सर झटक कर फ़ोन पर लगी जहाँ निम्रा का टेक्स्ट देखकर इत्मीनान हुआ था। सैंडी अपने ध्यान हाथ में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक पकड़े इर्द गिर्द से बेनियाज चलती जा रही थी, मगर बर्गर को देखकर इसे खाने का सोचा अभी एक बार लेने ही लगी थी कि वो किसी लोहे नुमा शख्स से टकरा कर नीचे गिर गई और हाथ में पकड़ा बर्गर ज़मीन को सजदा कर गया और कोल्ड ड्रिंक भी हाथ से गिर गई। बेचारी सैंडी का सदमे से मुंह खुल गया।
और मुकाबिल ने इसे उठाना भी ज़रूरी नहीं समझा। उल्लू के पट्टे कीड़े पड़े तुझे, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, अंधे हो क्या, चलाकर कहते हुए उठकर सामने वाले को सख्त सुनाना चाहा, मगर वहाँ तो कोई था ही नहीं। सैंडी हाथ मलती रह गई। डूडो जो कब से इन्हें ढूंढ रहा था, सामने बेंच पर बैठी लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगा। आया ये वही है जिसकी तस्वीर असफंद ने भेजी थी। कंफर्म होने पे वो इसके पास चला गया। रोश जो अपने फ़ोन पे लगी हुई थी, अचानक अपने नाम को सुनकर चूक गई। मिस रोशाने रहमानी। रोश ने सर उठाया तो सामने एक खुश शक्ल लड़के को देखा। शक्ल से वो पठान मालूम होता था। काली पैंट और डार्क ब्लू शर्ट पहने, सर पे हमेशा की तरह कैप और दोनों हाथ जींस की पॉकेट में डाल रखे थे। वो नज़रें झुकाए से मुखातिब था। रोश को वो पसंद आया था। जी आप कौन? ना चाहते हुए भी लहजा खुद ब खुद नरम हो गया। वो हैरान थी क्योंकि यहाँ इसे बस चंद लोग ही जानते थे। दाऊद खान, मुझे सर असफंद ने भेजा है, चलें? ओ अच्छा। असफंद का नाम निमरा से वो कई बार सुन चुकी थी। वो जानती थी कि असफंद निमरा का होने वाला शोहर है। ठीक है चलें। सामने से सैंडी को आते देखकर कहा। सामान लेकर डूडो आगे चल पड़ा। सामने से आती हुई सैंडी ने जब एक लड़के को रोश से बातें करते हुए देखा तो हैरानी हुई। देखने से कोई पठान लगता था। रोश कौन था ये? चलो लेने आया है हमें। बिना जवाब दिए आगे बढ़ गई। वो आगे ही गुस्से में थी और अब मुंह बन गया। डूडो ने रोशाने के पीछे आती लड़की को देखकर नजर फेर ली। वजह इस लड़की का लिबास था। घुटनों से फटी हुई जीन्स शर्ट पहन रखी थी। बालों को देखकर चूंका मिस नूडल और ये चंद लफ्ज खुद ब खुद इसके मुंह से निकले थे। वो हैरान हुआ। फिर सच झटक कर इन दोनों की के गाड़ी में बैठने पर दाऊद खान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो कब से डूडो को देख कम गौर ज़्यादा कर रही थी। डूडो को बहुत अजीब लग रहा था। तुम्हें पता है रोश मेरे साथ आज क्या हुआ? 15 मिनट की खामोशी के बाद वो अपनी स्टोरियाँ सुनाना शुरू हो चुकी थी। सैंडी, मुझे कुछ नहीं जाना, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? खुदा के लिए खामोश हो जाओ। रोश ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसे मुकाबले के सामने बहुत सबकी महसूस हुई। इसे लगा जैसे सामने गाड़ी चलाता हुआ लड़का इसकी बेइज्जती पर मुस्कुराया है। और फिर सारे रास्ते सैंडी खामोश रही, जिस पर रोशनी तो कम से कम सुकून का सांस लिया था। जैसे गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई, रोशाने डूडो का सामान अंदर लाने का कहती अंदर चलेगी। जैसे ही डूडो सामान निकालने लगा, अपने रास्ते में खड़ी लड़की को देखकर रुक गया। तुम वही हो ना जो मुझसे टकराए थे? उसने सख्त लहजे में पूछा, मगर वो बगैर कोई जवाब दिए सामान निकालने लगा। मुकाबिल के जवाब ना देने पर सैंडी को और गुस्सा आया। गूंगे होने के साथ बहरे भी हो गया। सैंडी ने इसके कंधे से जोर जोर से हिलाते पूछा। वो तब भी खामोश रहा। एक नज़र देखकर नज़रें झुका गया। ये नज़रें क्यों झुका कर रखी हैं? ऊपर देखो, मैंने कहा। ऊपर देखो। डूडो की नज़रें उठाने पे वो इसके नज़दीक हुई। याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझसे जितना हो सके दूर रहना। इसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। इसकी आंखों में आंखें डालकर सैंडी के इस तरह पास आने पर डूडो दूर हुआ और नज़रें फेर ली। यू मिस्टर जस्ट वेट एंड वॉच, इसने उंगली उठाकर कहा। कितना कम बोलता है ये लड़का, साइलेंट काकरोच कहीं का। और वहाँ से जाते हुए बड़बड़ाई। डूडो तब से सिर्फ इब्राहिम की वजह से सब बर्दाश्त करता, क्योंकि ये इनके दोस्त के मेहमान हैं, वरना अच्छे से सबक सिखाता। कितना ज़्यादा बोलती है ये लड़की, मिस नूडल कहीं की, मुंह में बड़बड़ाया। फिर से झटक सामान अंदर रखने चला गया। हील की टिक टिक की आवाज़ पर रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने सर उठाया तो सामने खूबसूरत सी लड़की को देखा, तनी हुई नकुश के साथ, जो मुशक्ल से ही मगरूर सी लगती थी। हमेशा की तरह सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होंठ, आंखें हाईलाइट कर रखी थी, बाल खुले, सफ़ेद जीन्स पे पर्पल शर्ट पहने वो बड़ी शान से इर्द गिर्द से बेपरवाह चली आ रही थी कि रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने अंदर जाने से रोका। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती सर, मीटिंग में मसरूफ़ हैं, आप वेट कर लें प्लीज़। बेचारी ने हड़बड़ाकर जल्दी से रोका, वरना जानती थी इब्राहिम सिंधु कितने गुस्से वाला है। कई एम्प्लॉयज़ को फारिग कर चुका था इनकी लापरवाही की वजह से। हानिया ने इसे सर से पैर तक देखा, जैसे नज़रों से ही हलाक करने वाली हो। फिर जब बोली तो लहजा सर्द और खुश्क था। तुम्हारी इतनी औकात है तो मुझे, इसने अपनी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। रोको हानिया मिर्ज़ा को, 2 टके की लड़की, हानिया ने काटदार लहजे में चलाकर कहा। और एक पल को वो लड़की डर गई। देखिए आप अंदर नहीं जा सकती, लड़की ने हलक तर करते हुए एक बार फिर रोकना चाहा। यूं गायब करवाऊंगी तुम्हें कि तुम्हारा नामो निशान भी नहीं मिलेगा, हानि ने चुटकी बजाते हुए कहा। हटो रास्ते से। हानि की आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि मीटिंग रूम में बैठे लोग बासानी सुन सकते थे। वो आज डूडो को असफंद की साली को लाने का कहकर सीधा ऑफिस आ गया था। इसकी आज बहुत मीटिंग थी, क्योंकि जब से इस पे केस चल रहा था इसका बिजनेस लॉस में जा रहा था और वो इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। अभी मीटिंग शुरू ही हुई थी, किसी बाहर से किसी की चलाने की आवाज़ नहीं। वो सबसे महसूस करता गया, जबकि सामने हानिया को देखकर पारा मजीद हाई हुआ। हाय हबी, डिड यू मिस मी? हानिया ने इब्राहिम सिंधु को अपनी तरफ आते देखा। बाएं जानिब गर्दन झुकाकर एक आईब्रो उचाकर पूछा। होंठों पर शैतानी मुस्कान थी।
तुम यहाँ इब्राहिम के तासुरात सेकंड में बदले थे, जैसे अपने गुस्से पे बामुश्किल कंट्रोल कर रहा हूँ। आंखें जब से सुर्ख अंगारा मालूम हो रही थी। क्यों मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हनी? आखिर तुम्हारी बीवी हूँ मैं, कोई गैर थोड़ी हूँ। हानिया ने इब्राहिम के चेहरे पर परेशानी से लेकर होंठों तक एक लकीर खींचकर इंतहाई करीब होकर कहा। मुस्कान लबों पर बरकरार थी। मजीद कोई गुस्ताखियाँ बकवास करती हुए उसे कलाई से थाम कर खींचते हुए ऑफिस के एक रूम में ले गया। यहाँ आने का मकसद जैसे कह रहा हो बताओ और दफ़ा हो जाओ। इसे रूम के सोफे पर लाकर पटकते हुए पूछा। ऐसे सवाल से हानिया की आंखों में एक चमक सी आई थी, जैसे जानती थी वो ये सवाल करेगा। कहका लगाकर हंसती हुई बोली, जानते हो हनी, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अट्रैक्ट करती है। बहुत पे जोर देकर कहा। सीधा मुद्दे पर आते हो। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो घर जिसमें तुम रहते हो वो मेरे नाम कर दो। उसने ये सब इब्राहिम के इर्द गिर्द घूमते हुए इतनी मासूमियत से कहा कि एक पल इब्राहिम को लगा शायद वो मजाक कर रही है, मगर चेहरे पर ढूंढने से भी मजाक की कोई रमक ना थी। इसे बहुत गुस्सा है, मगर खामोश रहा। लेकिन अगले ही अल्फाज ने इसे हिलाकर रख दिया। वैसे भी वो तुम्हारे बुढ़े बाप के नाम है, और वो तो पता नहीं जिंदा भी है कि मर गए। 1 साल हो गया है तुम सबसे रब्ता करने की कोशिश नहीं नहीं ना 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 नहीं की ना, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि बात पूरी कर नहीं हुई थी कि चेहरे पर पड़ने वाले जनाटेदार थप्पड़ ने से हिलाकर रख दिया था। थप्पड़ इस कूद से मारा गया था कि हानिया का होंठ फट गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? इसकी आंखें हैरानी और गुस्से से लाल हो गई। बस एक लफ्ज़ नहीं, इब्राहिम की गुस्से के मारे रगे तनी हुई महसूस हुई। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत पहले ही मारना चाहिए था, देर कर दी मैंने। तुम एक खुदगर्ज और बदलिहाज लड़की हो, छोटे बड़े की तमीज़ ही नहीं। अरे अपने मासूम बच्चे का ही सोच लो। मैं भी कैसे किसे कह रहा हूँ जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है। मैं हैरान हूँ, तुम बाबा की पसंद हो। काश वो मुझे फोर्स ना करते तो मैं आज खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता। इससे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूँ, दफ़ा हो जो मेरी नज़रों के सामने से। वो चलाया नहीं धाड़ा था। और हाँ, दोबारा यहाँ आने की तकलीफ मत करना, तुम्हें तलाक के पेपर मिल जाएंगे। और अपना रुख मोड़ गया। देख लूँगी तुम्हें, मैंने तुम्हें बर्बाद ना किया तो मेरा नाम हानिया मिर्ज़ा नहीं। होंठ से बहता खून हाथ से साफ करती कमरे से निकल गई। ऑफिस से निकलते वक्त वही रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने हानिया को जाते हुए देखकर झुरी झुरी सी ली। इसकी होंठों पर शैतानी सी मुस्कान थी और कोई धुन गुनगुनाते हुए जा रही थी। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है। कहका अजीब सा था। मुस्कान झूठी है, मुस्कान झूठी है। आलम अंकल और निमरा बहुत प्यार से इससे मिले और काफ़ी देर बाद मिलने आने पर शिकवा कर रहे थे। सैंडी तो आते ही इन सब से बातों में मसरूफ़ हो गई और वो इनसे आराम करने की इजाज़त लेकर ऊपर आ गई। इस अलमारी में अपना सामान सट किया और शावर लेने चली गई। आकर बेड पर ऐसे सोई कि होश ही नहीं रहा। शायद लंबे सफ़र की थकान थी। जब उठी तो घड़ी सुबह के 10 बजे आ रही थी। इसे शदीद शर्मिंदगी हुई। वो कैसे इतनी देर सोई रही। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली है। सामने आलम अंकल को देखकर सलाम किया। और बच्चे नाश्ता कर लो। पता नहीं मैं कैसे इतनी देर सोगी कोई देर नहीं हुई। अपना घर है समझो। आलम साहब ने इसे शर्मिंदा देखकर कहा तो रोशे भी पुरसकून होगी। जाओ किचन में सकीना होगी, नाश्ता कर लो। जी कहती मुड़ी ही थी कि कुछ याद आने पर रुकी। वो अंकल, निमरा और सैंडी नज़र नहीं आ रही। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर पूछा। हाँ, तुम सो रही थी तो वो दोनों तुम्हें उठाने जा रही थी, मैंने ही मना कर दिया। दोनों शॉपिंग पर गई हैं। रोश को बताने के बाद वो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गए और रोश बर्ची खाने में चली गई। शॉपिंग तो इसने भी नहीं की थी, मगर सैंडी का सोच कर खामोश हो गई। वो इसके लिए कुछ ना कुछ ले ही आएगी, क्योंकि रोश को शॉपिंग का ज़्यादा शौक नहीं था। हमेशा सैंडी ही इसकी मदद करती। वैसे भी इसके पास ज़्यादातर जीन्स शर्ट थी और शादी पे ये सब तो पहन नहीं सकती थी। सर झटक कर नाश्ता करने लगी। आज घर में बहुत चहल पहल थी। निमरा की मेहंदी कंबाइन रखी गई थी लड़के वालों की वजह से, क्योंकि निकाह तो हो चुका था। निमरा पीले जोड़े में कोई फूल ही लग रही थी, जबकि सैंडी तो कितनी बार इसकी बलाई ले चुकी थी। खुद वो गरारा पहने जो नारंगी कुर्ती और गोल्डन कलर का था, जबकि दुपट्टा मिक्स कंट्रास्ट में था। बालों की चोटी बना रखी थी, जबकि कुछ आवारा लटे चेहरे को छू रही थी। हल्के से मेकअप में बहुत क्यूट लग रही थी। खुद रोश भी इसी की तरह गरारे में मबलूस थी। फ़र्क रंग का था। इसके बेबी पिंक कुर्ती और सिल्वर गरारा था और मिक्स कंट्रास्ट दुपट्टा। बड़े से झुमके कानों में और बाल कंधे के एक तरफ खुले छोड़े रखे थे। नीली आंखें हमेशा की तरह चमक रही थी। हल्का सा मेकअप किए शहजादी लग रही थी। वो जहाँ से गुजरती लोग इसकी आंखों में स्ताइश, और वो इन सबसे बेनियाज एक तरफ जाकर बैठ गई। लोगों से मिलना से हमेशा से ही पसंद नहीं था, और शादी में आने वाली आंटियों के अजीब सवाल से चिढ़ थी। इसके चेहरे से ही बेजारी नुमायां थी। कितनी बार निमरा से पूछ चुकी थी क्या हुआ है। वो हर बार टाल कर कह देती कि वो ठीक है। वो इसे क्या बताती कि वो इस ड्रेस की वजह से परेशान है, क्योंकि इसने कभी भी ऐसा ड्रेस नहीं पहना था। कितनी बार गिरते गिरते बची थी और वो इससे रह कर सैंडी पर गुस्सा आ रहा था। काश वो पहले ही सैंडी के लाए हुए कपड़े देख लेती। अब तो कुछ हो भी नहीं सकता था। और निमरा की जिद पे हाथों पे लगाई गई ज़बरदस्ती की मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी कि सैंडी की बार
जैसे फ्लाइंग किस कर रही थी। रोश को रह कर गुस्सा आ रहा था। इस बार तो रोश की घूरियों का भी सैंडी पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था और सैंडी को इसे चढ़ाने में मज़ा आ रहा था। मगर रोश मेहंदी के बाद इसकी अच्छी खासी खबर लेने का सोच कर खामोश हो गई। लड़के वाले आ गए थे। आलम अंकल ने उससे निमरा के कमरे में से मेहंदी का थाल लाने को कहा था। रस्म शुरू की जा सके इन्हें इनकार भी नहीं कर सकती थी और सैंडी पता नहीं किस कोने में छुपकर बैठी थी। वो ना चाहते हुए भी इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। अपना गरारा संभाल कर वो अपने ध्यान अंदर ही दाखिल हुई थी कि किसी अनजान शख्स को देखकर चला उठी जो निमरा के रूम के दराज से कुछ तलाश कर रहा था। इस शख्स की रोश की तरफ पुछती तो तुम चोर हो। इसकी ज़ुबान इसका साथ नहीं दे रही थी। मैं अभी सबको इकट्ठा कर लूँगी, वही रहो, खबरदार अपनी जगह से हिलना मत। मुकाबिल जो अपनी कमीज़ को साफ़ करने के लिए टिश्यू तलाश कर रहा था किसी लड़की के चलाने से हड़बड़ा गया। मुबादा वो लड़की इससे पहले बाहर जाकर लोगों को इकट्ठा करती था। अभी शादी वाला घर और वो मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था। इसने तेज़ी से लपक इसकी कलाई थाम कर दीवार से पिन किया। इससे पहले वो लड़की चलाती मुकाबिल हाथ की मदद से इसकी आवाज़ गले में ही दबा गई। ये सब चंद सेकंड में हुआ कि रोश को संभलने का मौका ही ना मिला। खबरदार अगर अब चलाई तो मुकाबिल ने इसके नज़दीक सरगोशी की मगर अंदाज सख्त था कि एक पल को रोश डर गई। पेशानी पे पसीने के नन्हे कतरे वाज़ा थे। बड़ी और गहरी नीली आंखें जिनमें घबराहट थी। एक पल मुकाबिल खोसा गया। मैं कोई चोर नहीं हूँ बेवकूफ़ लड़की, खबरदार चलाई तो अगली बार किसी और तरीके से आवाज़ बंद करूँगा। कान के करीब सरगोशी में कहा, लेकिन ध्यान ज़रूर रखा कि लब कान की लूज से ना टकराए। वो इसके लहजे से काम गई। आज से पहले कोई गैर मर्द इसके इतने करीब नहीं आया था। मुकाबिल इसके डराने से महफूज हुआ था। वैसे बंदे को इब्राहिम सिंधु कहते हैं। इसकी नीली आंखों में देखकर कहा। आपकी बात लहजे में नरमी थी। हाथ हटा रहा हूँ, चलाना मत। जैसे इब्राहिम ने हाथ हटाया तो चलाकर रह गया। ये क्या किया तुमने बेवकूफ़ लड़की। वो अपने हाथ को देखा जहाँ रोश के दांतों के निशान थे और हल्का सा खून जम कर रस रहा था। बेवकूफ़ होंगे आप और आपके घर वाले। रोश तो तब ही उठी थी। इसके बार बार बेवकूफ़ कहने पर इसने उंगली उठाकर कहा, और हाँ वैसे बंदी को रोशाने रहमानी कहते हैं, याद तो रहेगा ना। इसने आंखों से उसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा और बाल झटक कर मेहंदी का थाल उठाकर रूम से चली गई। पीछे इब्राहिम सिंधु हैरान खड़ा था कि इस लड़की की हरकत से वो तो इससे कोई डरपोक समझ रहा था मगर वो तो शेरनी निकली। मगर जब हाथ पे दर्द का एहसास हुआ तो जंगली बिल्ली सर झटक कर बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। पूरे फंक्शन में रोशाने को लग रहा था कि वो किसी की नज़रों के खिसार में है, मगर जब इर्द गिर्द देखती तो झंझला कर रह जाती। अचानक इसकी नज़र इब्राहिम सिंधु पर पड़ी तो एक पल देखती रह गई। वो सफ़ेद शरा कमीज़ जेब तन की, कंधों पर शाल ओढ़े फ़ोन पर बात कर रहा था। सबसे बेनियाज बाजार सा लगा। इसे बाल पशानी पर बिखरे थे जो बार बार हाथ से पीछे करता। एक ताराना निगाह सामने मेहमानों पर भी डाल लेता। लंबा कद इसे सब में नुमाया कर रहा था। ज़हीन आंखें लंबी खड़ी नाक हुक्मरानी की अलामत थी। न जाने दूसरी जानिब क्या कहा गया था कि नीचे लब को दांतों से दबाकर मुस्कुराहट रोकने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी शान से खड़ा छा जाने की पर्सनैलिटी का मालिक था। इब्राहिम को खुद का वजूद किसी की नज़रों के खिसार में रखा हुआ महसूस हुआ तो सामने देखने पर रोशाने को अपनी तरफ महबत से देखते ठठक गया। फिर एक आईब्रो चाहकर जैसे कह रहा हो, क्यों देख रही हो। रोशाने जो कब से इब्राहिम को देख रही थी अपनी बेख्तियारी में हुई इस हरकत पर शर्मिंदा हो गई और सराज से सर चेहरे का रुख मोड़ लिया। इससे गुस्सा आई अपनी बेवकूफ़ी पे। अचानक इससे अपने दिल की धड़कन तेज़ होती महसूस हुई। फिर एक गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। इसने अपने बाबा को ऐसे लिबास ज़ेब तन किए देखा था और आज इस शख्स को जिसे वो ठीक से जानती भी ना थी, जिसकी वजह से इसे आज अपने बाबा और मामा शिद्दत से याद आए थे। आंखों में आई नमी को अंदर ही दबा लिया। फिर जब नॉर्मल हुई तो सर झटकती सामने स्टेज पर चली गई। जज सैंडी से वहाँ आने का इशारा कर रही थी मगर जाते हुए वक़्त भी अपनी पुश्त पर तपिश महसूस कर रही थी। कितनी अजीब लड़की है ये। इब्राहिम रोशाने को स्टेज की तरफ जाते हुए देखकर बड़बड़ाया, ये मैं क्यों इसे देख रहा हूँ, क्या सोचेगी वो मेरे बारे में। वैसे भी जंगली बिल्ली है। पूरी की पूरी अपने हाथ की तरफ देखकर सोचा जहाँ दांतों के निशान अभी भी वाज़ा थे। फिर इससे बेख्तियार वो लम्हा याद आया जब इसकी कितने करीब खड़ी थी कि वो इसकी धड़कनों का रक्त सुन सकता था। ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जैसे भी हो मुझे क्या अपनी ही सोच पर लानत भेज। सर झड़कता हुआ फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करने लगा। सैडी ने रोशाने को आते देखकर हाथ से खींचकर निमरा और असफंद के पास ले गई। रोशाने बेचारी अरे रही कहती रहेगी। इसे डर था कहीं गिरी ना जाए, मेहमानों के सामने सबकी महसूस होगी। पहले ही वो अपने ड्रेस की वजह से परेशान थी, ऊपर से सैंडी ने तंग करके रखा था। असफंद भी आज बहुत प्यारा लग रहा था। निमरा ने ही एक दूसरे का तारुफ करवाया। असफंद, ये मेरी बहन रोशाने है। रोशाने ने सलाम किया और असफंद ने भी जवाब दिया और ये निमरा असफंद के साथ खड़ी सैंडी की तरफ इशारा करते हुए, मैं आपकी साली निमरा और रोश की दोस्त और बहुत ही मासूम। साथ ही नज़र झुका ली। सैंडी की इतनी शराफत से तारुफ करवाने पर रोश और निमरा तो हैरान ही रह गई। जो
पता नहीं सच में शर्मा रही थी या एक्टिंग कर रही थी, दोनों समझ ना सके वो क्या है। ना मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, इसने दुपट्टे का पल्लू अपनी उंगली पर लपेटते हुए मासूमी से कहा, जिसकी एक्टिंग 1970 की हीरोइन की को भी मात दे रही थी। वो कब से निम्रा और असवंत का सर खा रही थी रोशानी के आने से पहले का, और अब कह रही थी कि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। असवंत तो बेचारा इतनी सफाई से झूठ बोलने पर चकरा कर रह गया। सैंडी चलो यहाँ से, रोशानी ने दांत पीसते हुए कहा। पता नहीं वो कितनी देर दोनों बेचारों का दिमाग सैंडी खाती, इससे पहले ही रोशे से वहाँ से खींचती हुई ले गई और वो अरे अरे ही कहती रहेगी। कम से कम असफंद और निब्रा ने इसका दिल ही दिल में शुक्र अदा किया था। रोशानी अपने रूम में फ़ोन भूल आई थी। जैसे ही फ़ोन लेकर रूम से बाहर निकलकर जीनी उतरने लगी कि इसका गरारा पाँव में पैनी हील से अटक गया। इसने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। इसे लगा कि इसका आखिरी वक्त आ गया है, मगर ये क्या, इसका तो वजूद हवाओं में था। इससे पहले कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरती किसी ने एक झटके से ऊपर खींचा था। रोशानी ने शिद्दत से मुकाबिल को कंधों से थाम लिया, गिरने के डर से, वरना वो पक्का मुकाबिल से टकरा जाती। शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर मुकाबिल को अपने इतने करीब देख के खुद से झटके से दूर कर दिया। दरमियान में फासला कायम कर गई। रुखसार सुर्खी माइल धकने लगे थे, पलकें खुद ब खुद हया से झुक गई, जिनमें होती लर्जिश वाज़ह थी। और यह सब इब्राहिम सिंधु ने बहुत गहराई से नोट किया था, क्योंकि हर लड़की इसके पास रहने के बहाने तलाश करती, मगर इसमें कुछ ख़ास ज़रूर था। इसने अपने सर्कल में हमेशा बोल्ड सी लड़कियां देखी, मगर औरत का ये रूप भी है। आज से पहले वो इस रूप से ना वाकिफ़ था। ये लड़की हमेशा इसे हैरान कर देती थी। वो अलग थी, सबसे अलग, के वो ना चाहते हुए भी इसके बारे में सोच रहा था, मगर फिर भी हानिया के बाद वो किसी भी औरत पर भरोसा नहीं कर सकता था। रोशानी इसकी इतनी गहरी नज़रों से टिकटिकी बांधे देखने पर तप ही गई थी। पहले भी चेहरा सुर्खी माइल था और अब भी था, मगर पहले और अब में फ़र्क था। पहले हया से सुर्ख था, मगर अब गुस्से से लाल हो गया। वो ओह मिस्टर कौन से मराकबे में खो गए हैं, इसने इब्राहिम की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए सख्त लहजे में कहा। रोशानी को ये शख्स पहली ही मुलाकात में पसंद नहीं आया था। ऊपर से इसे अजीबो गरीब नज़रों से देखकर कम ताड़ ज़्यादा रहा था। कम से कम रोश को तो यही लगा। वो अपनी बेख्तियारी पर शर्मिंदा हुआ, माज़ा करता हुआ अगली। रोशानी की बात पे इसका पारा हाई हो गया। पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? बहुत शौक है ना आपको लड़कियों को ताड़ने का, अच्छे से समझ आता है। मुझे तो ज़रूर ताड़े अपनी जैसी लड़कियों को, मगर मैं आपके टाइप की नहीं हूँ। मैं रोशानी रहमानी हूँ, याद रखना। रोश ने इस कदरे ज़हरखंद लहजे में तंज के नश्ता चलाते हुए कहा कि वह सख्ती से लब बींच किया, अब हटे रास्ते से। इससे पहले वो जाती, इब्राहिम सिंधु ने रोशानी रहमानी को कलाई से थाम कर इस कदर सख्ती लिए दीवार से पिन किया कि रोश करा कर रहेगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको या किसी भी लड़की को ताड़ने का। आप जैसी कितनी लड़कियां मेरे आगे पीछे पागलों की तरह फिरती हैं। आप में ऐसा क्या है जो मैं आपको देखूंगा? इसे इस अक्ल से पैदल लड़की पे गुस्सा आया था। और हाँ, आइंदा मुझसे इस लहजे में मुखातिब ना होना, वरना अगली बार तुम्हें अगला सांस नसीब हो कि ना हो, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। इसने हर लफ्ज़ दांत पीसते हुए सर्द लहजे में कहा कि रोश की रूह तक काम गई। फिर रोशानी को झटके से खुद से दूर करके रास्ते से हटाता चला गया। पीछे रोशानी तिलमिला उठी, खुद को समझता क्या है ये जंगली लूमड़ कहीं का, उल्लू डफर, न जाने से कितने अलकबाज से नवाजा। बहुत देखिए, जैसे देख लूँगी इसे भी। मुझे धमकी देने वाला आया बड़ा, इससे तो मेरी सैंडल भी ना डरे। हाथ की मुट्ठी दबाकर गुस्सा कम करने की कोशिश की, मगर कम ना हुआ। भाड़ में जाए। पैर पटक कर बराबर बड़बड़ाती हुई वो अपने रूम में चली गई। इसका मूड सख्त बिगड़ा हुआ था। इसे रह कर गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी इसकी मदद करने की? सच टांग बड़ी लड़की ने कितनी बातें सुनाई थी। वो इससे कितना बड़ा था। इस लड़की ने सीधा इसकी अना पर वार किया था। इसके गुस्से का ग्राफ कम होने की बजाय बढ़ता ही गया था। वो शख्स जो किसी लड़की को कभी खातर में नहीं लाया था, हमेशा लड़कियों को एक ही हद में रखता था। जबकि ऑफिस में कितनी ही लड़कियां इसकी कोलीग थी जिनसे बात सिर्फ काम की हद तक होती थी। अंदाज ऐसा सर्द और खुशक होता कि दूसरी बार इंसान बात करने से पहले सोचता ज़रूर। और वो लड़की कितनी आसानी से इस पे झूठा इल्ज़ाम लगा गई थी। वो लड़कियों को ताड़ता है। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस छटांग भर की लड़की को कहीं गायब कर दे। उसने दिल में दुआ की कि इसका सामना दोबारा इस बदतमीज़ लड़की से ना हो, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मगर जब भी गुस्सा कम हुआ तो इब्राहिम ने असवंद से घर जाने की इजाज़त ली और मिलता हुआ बाहर चला गया। जबकि ऊपर टेरेस में खड़ी रोशानी की नज़रों ने तब तक इसका पीछा किया जब तक वह नज़रों से ओझल ना हुआ। बाहर डूडो ने इब्राहिम को आते देखकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। या रोश अच्छा सुना
तू रोश क्या है, सैंडी क्यों दिमाग ख़राब करी हो। रोशाने जो पहले ही बिगड़े हुए मूड में थी, इसने आंखें घुमाते हुए कहा। इस तरह तभी वो करती जब इसका मूड बहुत ही ख़राब होता था। क्या है यार, मैं तो बस बात ही कर रही हूँ, चला क्यों रही हो। सैंडी ने मासूमियत से अपनी शरारती आंखें पटपटा कर कहा। इस लड़के से तुम क्या बात कर रही थी। सैंडी ने एक आंख विंग करके पूछा। कौन सा लड़का। रोश के माथे पर बल वाज़ा नुमाया हुए। यार अब इतना भी क्या, शर्माना, दोस्त हैं ना हम। रोश ने सख्ती से हुरी से नवाजा। जानती हो तुम मेरी सीनियर हो, मगर लंदन में, इसलिए और घूरना बंद करो। सैंडी ने आंखें पटपटाते हुए कहा। तुम कहना क्या चाह रही हो। कौन लड़का। रोश ने बेजारी से कहा। अरे वही जो असफंद भाई का दोस्त था, इब्राहिम। सच में रोश, वो कितना हैंडसम है, क्या पर्सनैलिटी इस बंदे की। हाय। सैंडी ने अपने दोनों हाथ बाहम मिलाते हुए कहा। तुम ना ऐसा करो, इससे शादी कर लो। दोनों साथ खड़े कितने प्यारे लग रहे थे। मैं तो कितनी बार बलाएं ले चुकी थी। बस करो। रोशानी की बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। इसने हाथ उठाकर कहा। अपनी बूढ़ी अम्मा बी वाले ख्यालात अपने तक महदूद रखो तो बेहतर है। मेरा दिमाग गुस्से से फटे इससे पहले दफ़ा हो जाओ, वरना मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हें शूट कर दूंगी। रोशाने तो तप ही उठी थी इब्राहिम के नाम से। अगर वो दुनिया का आखिरी लड़का भी होता तो वो मरकर भी इससे शादी ना करती। सैंडी पता नहीं कितनी देर और फजूल बोलती रही कि रोश के चलाने पर होश में आई और हैरान रह गई। रोश ने इसे बाहर निकाल कर दरवाजे को इतनी ज़ोर से बंद किया कि सैंडी खुद भी घबरा गई। भी सोच कर मुस्कुरा दी। लगता है लड़की शर्मा गई है। आपको क्या लगा वो नाराज़ हो गई। ना जी ना। सैंडी बोले बगैर, या फिर लड़के बगैर, या फिर खाए बगैर, या फिर तंग करे बगैर, या फिर खामोश हुए बगैर वो नहीं रह सकती थी। इसके कुछ अपने असूल थे। कुछ भी हो जाए वो इन पर अमल करती थी, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदार बच्ची थी वो। जी हाँ, सही समझे आप सब। इब्राहिम ने घर आकर शावर लिया ताकि गुस्सा कम हो। शावर लेकर बाहर निकला तो अजलान को अपना मुंतज़िर पाया। बाबा आप आ गए। और जल्दी से इब्राहिम से लिपटा। अरे टागर, आप सोए नहीं, स्कूल से लेट हो जाओगे। सुबह संडे है बाबा, इसलिए आज मैं आपके साथ सो जाऊंगा। इसने अपनी चमकती शरारती आंखें पटपटा कर कहा। साथ ही दोनों गालों पर किसकी ये रिश्वत थी। इब्राहिम ने इसे गोद में उठाकर अपने साथ बेड पर लटाया और इसके माथे पर बोसा दिया। साथ साथ बालों में उंगली चाहने लगा। सो जाओ टाइगर। अज़ला ने अपनी नन्हे से हाथ में इब्राहिम का हाथ पकड़ रखा था। बाबा ये आपके हाथ पे क्या हुआ है। इसने इब्राहिम के चेहरे पर अपने दोनों नन्हे हाथों को दाएं बाएं रखकर मासूमियत से पूछा, जो न जाने किन सोचों में गुम था। अपने लाडले के पुकारने पर मतवज्जो हुआ, जिसके चेहरे पर परेशानी वाज़ा थी। कुछ नहीं बेबी, बस किसी इंस्केट ने काट लिया है। आप कहाँ जा रहे हो। अजलान को बेड से नीचे उतारते देखकर पूछा। 1 मिनट बाबा, मैं अभी आया। वो शायद अपने रूम में गया था, ताहम जितनी तेज़ी से गया था इतनी ही जल्दी वापस भी आ गया था। वापस आया तो उसके हाथ में एक बेबी प्लास्टर था जिस पर कार्टून बने हुए थे। इसने वो इब्राहिम के हाथ पर लगा दिया। इसे अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब आप सो जाएं। इसने इब्राहिम को लटाया, चादर इस पर दुरुस्त की। आइज़ क्लोज नाउ स्लीप। और इब्राहिम की तरह पेशानी से बाल अपने हाथ से पीछे की और बोसा लिया। वो उसके संभल से मुस्कुरा दी। इसने अजलान को हक किया और सोने से पहले जिसका चेहरा सामने नजर आया वो रोशाने रहमानी थी। फिर पता नहीं कब नींद की वादियों में गुम हुआ, पता ही ना चला। सह पैर टहलते ही गर्मी का जोर टूट गया था। गो के आसमान साफ था, लेकिन हवा चलने लगी थी। आज वो सारा दिन अपने रूम से ना निकली थी। मुमताज़ बेगम को लगा शायद वो कल के वाक़े पर शदीद एहतजाज करे, क्योंकि ड्राइवर इन्हें कल के मुतालिक सब बता चुका था। मगर इससे कबल वो कुछ और अखज़ करती। डोर बेल ने अपनी तरफ मतवज्जो करवाए, जो डाइनिंग टेबल पर पहली नशिस्त पर बैठकर चाय का कप हाथ में पकड़े सोचों में गुम थी। उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने कोरियर वाला था, जो हानिया के नाम था। इससे कई अक्सर कोरियर आते थे, इसलिए उन्होंने दस्तक की और लेकर अंदर चली गई। चाय के कप की तरफ देखा तो वो ठंडा हो चुका था। पीने का इरादा तर करके हानिया के रूम की तरफ बढ़ी। कई बार रूम नॉक करने पर भी ना खुला तो वॉशरूम में होगी का सोचकर अपने रूम में चली गई। आज नैन को सुबह से कई अंदेशे लाक हो रहे थे कि जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। अजीब सी बेचैनी सी थी। कई बार डूडू को फ़ोन करके पूछ चुकी थी, इब्राहिम ठीक है ना, और वो हर बार कहता जी। नैन मगर दिल का क्या करती। माँ थी ना, तसल्ली बख्श करार नहीं आता जब तक देख ना लिया करती, चाहे जन्म ना दिया हो। मगर वो इनका बेटा था। नैन की कोई अपनी औलाद ना थी, चाहे सौतेला ही था, मगर इनके दिल का सुकून। मगर कभी इससे कह ना पाई। हमेशा इब्राहिम ने नैन से फासा रखा। गलती भी वो जानती थी इनकी खुद की। कभी बचपन से लेकर अब तक इससे अपने करीब करने की उन्होंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की। तो अब अगर तंज के नश्तर चलाता भी तो खामोशी से सुन लेती कि शायद वो अपनी भड़ास इन पर निकाल कर थोड़ा खुश हो जाए। मगर अफसोस वो इनसे इतना लापरवाह सा रहता और वो सरदा भरकर रह जाती। आज बारात थी। सैंडी और निमरा तो सुबह से सलोन में थी। आलम अंकल ने ड्राइवर को भेज दिया था और वो दोनों सीधा हाल में जाने वाली थी, जो खुद वो घर में ही तैयार हुई थी। इससे कितनी बार निमरा और सैंडी ने साथ चलने की ऑफ़र की, मगर वह सराज से ही इनकार कर गई। हमेशा सलोन जाकर घंटों
बैठे रहने से चिढ़ थी। रोशानी को वापस आकर इसे भी ड्राइवर ही पिक करने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं। वो ये सोचकर परेशान थी। कल की निस्बत आज वो कंफर्टेबल थी, क्योंकि सुबह सवेरे ही वो ड्राइवर के साथ जाकर अपने लिए खूबसूरत सी मैक्सी लेकर आई थी। डार्क ब्लू कलर के बालों का मैसी सा जूड़ा बना रखा था और चंद लटे चेहरे पर बिखरी हुई थी। दाएं बाएं हल्के मेकअप में वो बहुत हसीन लग रही थी। नीली आंखों का काजल से लरबेस कर रखा था, जो किसी का भी कत्ल कर सकती थी। कानों में छोटे छोटे पल पहन रखे थे। गले में बारीक सी चेन पहनकर वो पाँव में हील पहनने लगी। हील इसका कद मज़ीद नुमाया करके हुस्न में इजाफे का बायस बन गई। हॉर्न की आवाज़ पर जल्दी से आने में एक निगाह खुद को देखकर परफेक्ट कहती नीचे चली है। इसे लगा ड्राइवर आ गया है। निमरा आसू रंग का शरारा पहनकर बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि सैंडी मैडम को पता नहीं कौन सा शौक था, जो स्लीवलेस साड़ी पहन रखी थी। ब्लैक रंग की चमकती हुई साड़ी पे हाई हील्स पहने किसी शरारी से कम नहीं लग रही थी। डार्क मेकअप और मैसी सा जूड़ा बना रखा था, जिससे एक बैकलेस नेक काफ़ी वाज़ा हो रही थी। वो हर एक की मरकज़ निगाह बनी हुई थी और अपनी खूबसूरती से बेनियाज कब से खड़ी असफंद की किसी कज़न के साथ बातों में मशगूल थी। डूडो, अजलान और नैन को हाल में छोड़कर ही जा ही रहा था कि इसकी नज़र सैंडी पर पड़ी तो टटक गया, मगर जब लोगों को इसकी तरफ मुड़ कर देखते पाए तो आंखें सुरखंगारा हो गई। इसका बस नहीं चाह रहा था कि अपनी आंखों से इस बेवकूफ़ लड़की का कत्ल कर दे, लेकिन सराज से ही नागौरी से नज़र फेर कर अपने लब सख्ती से बींच के इसको लगता था औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है, ऊपर से था भी पठान। वो वहाँ से चला भी जाता कि अचानक सैंडी से एक लड़का जानबूझकर टकराया, जिससे इसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिरकर सैंडी को सबके सामने शर्मिंदा करवाता। डूडो ने सराज से लपक कर थाम लिया, इसके हाथ में थाम कर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। सैंडी को तो समझ ही ना आया कि इसके साथ हुआ क्या है। कितना अजीब है ये लड़का, हर वक्त बुलेट ट्रेन की तरह आता जाता रहता है। सर झटकर कहती निमरा के पास चलेगी। काफ़ी देर बाद भी हानिया ने जब दरवाज़ा ना खोला तो इन्हें तशवीश सी ला। कोई मुमताज़ बेगम ने अपनी नौकरानी को कहकर नीचे से डुप्लीकेट की मंगवाई। दरवाज़ा खोला तो इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। हानिया बेड पर बेहोश पड़ी थी। इसका वजूद बिल्कुल साकत था। वो सराज से इसकी तरफ लपकी उठाने की कोशिश करने लगी। हानिया बच्चा मामा की जान, आंखें खोलो। इनकी नज़रें हानिया के हाथ में डब्बी स्लीपिंग पिल्स की शीशी की तरफ पड़ी तो चीख पड़ी, शाजिया जल्दी जाओ, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। इस बेवकूफ़ लड़की ने नींद की गोलियां खा लीं। कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। इनके रोने में शिद्दत थी। मुमताज़ बेगम अपने हाथ पैर सुन से होते महसूस हुए। खुद शाजिया ये अपनी मालकिन को देखकर परेशान हुई। बाहर भागते हुए ड्राइवर को कहने चलेगी। मुमताज़ बेगम अपनी नौकरानी की मदद से गाड़ी में लेकर सीधा अस्पताल चलेगी। सारे रास्ते इसका सर अपनी गोद में रखे दुआ करती रही, इनकी इकलौती बेटी बच जाए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि हानि एक दिन इतना बड़ा कदम उठाएगी। जानती थी कि ज़िद्दी है, मगर वो ये सब आखिर कैसे कर सकती। इन्हें चंद ही लम्हों में अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। कुछ ही देर में मिर्ज़ा साहब भी इनके पास थे। इन्हें कंधे से लगाकर तसल्ली देते रहे कि वो ठीक हो जाएगी। दर हकीकत तो वो खुद भी परेशान हो गए थे कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। इनका जिगर का टुकड़ा थी। आंख में आई नमी को साफ करते अपनी तरफ आते डॉक्टर की तरफ चले गए। सामने इब्राहिम सिंधु को देखकर ठटक गई, जो ब्लू पेंट कोट में बालों को जल से सट के एक हाथ पेंट की पॉकेट में डाले, दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी को सुलाता हुआ कार से टेक लगाए खड़ा बहुत पुरवकार वजिया लग रहा था। मगरूर सी नाक पर हमेशा की तरह गुस्सा कायम था, मगर रोश को तो वो जहर लग रहा था। माथे पर बल नुमाया हुए और आगे बढ़ते हुए रुक गई। जो इब्राहिम का पारा हाई करने के लिए काफ़ी था, वो कुछ सख्त कहते हुए रुक गया। लब आपस में पेवस्त हो गए। मुझे आलम अंकल ने यहाँ भेजा है, अगर चलना है तो ठीक है, अगर यही रहकर मराकबे में जाने का शौक़ है तो यही खड़ी रहकर पूरा कर सकती हैं आप, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। वो अपने लहजे से इस पर वाज़ा कर गया कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आया और अब की बार उशाने पर एक भी नज़र डालना गवारा नहीं कि मुबादा फिर से क्वीन विक्टोरिया कोई नया इल्ज़ाम आयद ना कर दे। मरते क्या ना करते, मजबूरन अजीबो गरीब सी शक्ल बनाती दिल में इब्राहिम सिंधु को गालियों से नवाजती रोश ने कार की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही पीछे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो लॉक था। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। आगे आकर बैठे इसका लहजा खासा तंजिया था। वो समझ गई कि इसने लॉक किया है। वो इससे कुछ सख्त सुनाते सुनाते खामोश हो गई और आगे आकर बैठने पर सीट बेल्ट लगाने की कोशिश की, मगर शायद अटक गई थी। एक्सक्यूज़ मी रोशनी बुलाने के बावजूद इब्राहिम ने इग्नोर कर दिया। मिस्टर सिंधु, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जब ना निकली तो मजबूरन इस जंगली लूमड़ को हिचकिचाते हुए मुखातिब करना पड़ा। मुझे लगता है शायद मेरे कान बज रहे हैं। ये जंगली चुड़ैल मुझे क्यों बुलाएगी। मुंह में ही बड़बड़ाया। वो जो अपने फ़ोन पर आए मैसेज को पढ़ रहा था, इसके दोबारा बुलाने पर चूक गया, मगर इसकी जानिब देखकर सारी बात समझ आ गई। देखिए मिस रहमानी, आपके पास आऊँगा तो फिर से कोई इल्ज़ाम लगा देंगी, इसलिए अपनी मदद आपके तहत ही अपना काम खुद कीजिए, से तंज करते हुए कहा। वो कोई भी हिसाब रखने के कायल नहीं था और स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ जमा दिए। रोशानी ने
रोशानी बस तिल मिलाकर रहेगी, मगर रोश से जब्त ना ठीक से बंद हुई तो कोशिश तक करके अपना सर सीट से टका दी। इब्राहिम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, पर रास्ता खामोशी से कटा, मगर एक चीज़ रोश ने नोट की थी, इसके चेहरे की सख्ती जो बहुत गुस्से में होने का बता रही थी। वो इससे पूछना चाहती थी कि इसे क्या हुआ, फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि वो कौन सा इसका कुछ लगता है। वैसे भी इसके इनके दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था कि वो कुछ पूछ सके, वो इससे बता भी देगा। फिर सर झटक अपना ध्यान बाहर चलती हुई गाड़ियों की तरफ लगा दिया। सैंडी कब से रोश का इंतजार करती है, मगर वो है कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। सामने से रोश को आते देखकर सुकून का सांस लिए। शुक्र है तुम आगे चलो। अब वो इसे खींचती हुई अपने साथ लेगी। निमरा और आलिम अंकल को अपने आने का बताकर कोने में बैठ गई थी। एक नज़र ही में ही वो हाल का जायजा ले चुकी थी, मगर इस इब्राहिम यहाँ छोड़ने के बाद दिखाई नहीं दिया। न जाने कहाँ गया होगा। वो गैर मामूली तौर पर इसके बारे में सोच रही थी कि इसे अपने दुपट्टे पे खिंचाव महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा तो एक क्यूट सा बच्चा इसकी तरफ लपक रहा था, मगर वो हैरान तब हुई जब इसने कहा मामा गोद। वो तो चकरा गई कि किसका बच्चा है जो उसे मामा कह रहा है। इर्द गिर्द देखा तो उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। वो बच्चा बहुत क्यूट था, सुर्ख सफ़ेद गाल, नीली बड़ी आंखें, गोल सा चेहरा। इसे नोट किया कि वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस बार बार इसकी आंखों को टच कर रहा था। वो वजह वो जाने से कासिर थी। मामा सेम इस बच्चे ने मासूमियत से रोशानी को देखकर कहा, ऐसे लगा कि वो शायद इसके और अपने ड्रेस की वजह से सेम बोल रहा है, क्योंकि वो बच्चा भी डार्क ब्लू पेंट कोट जेब तिन किए हुए थे और बाल जेल से सेट किए हुए थे। इसे झुककर इस बच्चे के गालों को बारी बारी बोसा दिया। बदले में इस बच्चे ने भी इसी तरह वही अमल किया, तो रोश को बहुत प्यार आया इसकी इस हरकत पे। आपका नाम क्या है? फिर रोशानी ने इससे बहुत प्यार से इसका नाम पूछा। जलान इसने जवाब देकर फिर से कहा, मामा सेम। अब तो वो परेशान हो गई थी बार बार इसको एक ही लफ्ज़ बोलते देखकर। बेबी मैं आपकी मामा नहीं हूँ, नहीं आप ही मेरी मामा हैं। इसने अब की बार हर लफ्ज़ पे जोर दिए, जैसे अपनी बात का यकीन दिलाना चाहता कि वही इसकी मामा है। हम तो पहली बार मेरे हैं, फिर बताओ कैसे मैं आपकी मामा हुई? वो कंफ्यूज थी। मामा देखें ना, आपकी और मेरी आइज़ का कलर सेम है। इसने पहले अपनी और फिर रोश की आंखों पर हाथ रखे। ये देखिए उफ, अब की बार इस बच्चे ने अपने माथे पर हाथ रख अफसोस से जवाब दिया। ओह, इसे अब समझ आया था कि वो क्यों इसे अपनी मामा समझ रहा था, क्योंकि इसने अब नोट किया कि अजलान और इसकी आंखों का रंग नीला है। आप कहाँ चली गई थी? मैंने बहुत मिस किया। अजलान इसकी गाल पे हाथ रख के पूछा, आपको पता है जब मैंने नैन दादों से पूछा, मैंने तो आपको देखा ही नहीं है, तो पहचानूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरी आइज़ का कलर सेम आप जैसा है। इसने कुछ सोच कर सह हिलाया। और अब आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? इसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि रोश ने गले लगा लिया, नहीं जाऊंगी। रोश को लगा इसकी मामा शायद इस दुनिया में नहीं है। इसे इस बच्चे से बहुत हमदर्दी महसूस हुई। मामा आपका नाम क्या है? वो उसके साथ लगे ही पूछ रहा था। मेरा नाम रोशानी है, इसने झट से जवाब दिया। मुबादा फिर रोने ना लग जाए, क्या मैं आपको रोशनी मामा बुला सकता हूँ? रोशनी कूल लगता है ना मामा? रोश तो इस छोटे से बच्चे के इतने साफ अल्फाज बोलने पर हैरान थी। वो अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन मालूम होता था। ये सोचकर खामोश होगी। हाँ बेटा, अच्छा ये बताओ घर में कौन कौन है आपके? इस बच्चे के साथ बात करके अच्छा लग रहा था। मैं, बाबा, नैन दादो, डूडू अंकल और हाँ अब आप भी तो होंगी ना? इसने उंगलियों पर गिनकर बताया। हाँ हाँ। इसे सुनकर अफसोस हुआ, वो कितना मिस करता अपनी मामा को। अच्छा बताओ, आपकी नैन दादो भी यहाँ आई हैं क्या? जी ठीक है, तो क्या मुझे इनसे नहीं मिलवाओगे? और अजलान इसका हाथ थाम कर नैन को तलाश करने लगा। सैंडी की आंख में पता नहीं क्या चला गया था, बार बार खोलने से भी नहीं खुल रही थी। इसने हाल की बैक साइड की तरफ बने वॉशरूम का रुख किया और वहां जाते पानी से आंख साफ करके टिश्यू से फैला हुआ काजल साफ कर थे कि अचानक लाइट चली गई। इसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कोई है क्या? वो डर गई, इसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। इसने दोबारा पूछा, मगर जवाब ना दिया। किसी ने अचानक इससे लगा कोई वजूद इसके करीब आया और वो वापस मुड़ गया। पहले जो कदमों की आहट आने की थी, अब वो कदम वापस पलट रहे थे। इसे अपनी रूह फना होते हुए महसूस हुई। डर के मारे तो कितनी देर वो बोल ही ना सकी। इससे पहले वो चीखती। लाइट वापस आ गई। से अपना चेहरा शीशे में देखा तो हवाइयाँ उड़ी हुई और पसीने से शरबू लगा। इसने जल्दी से अपना फेस ठीक किया, जाने के लिए पढ़ने वाली थी कि इसे शीशे के दाएं जानिब दीवार पर एक स्टिकी नोट ने अपनी तरफ मतवज्जो करवाया। इसने वो उतारा, मगर इस पर लिखी तहरीर इसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। इसके हाथ यकदम कँपाए। वो परेशान थी कि इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्योंकि वो तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। चंद पल सोचने के बाद इसने सोचा शायद किसी ने मजाक किया है, मगर जाने से पहले एहतियात के तौर पर अपनी साड़ी का पल्लू इस अंदाज में
खुद पर ओढ़ा कि इसकी बैकलेस गर्दन और स्लीवलेस बाजू को कवर होगी और बाहर की तरफ तेजी से निकलते वक्त किसी से टकरा गई। जब तुम लड़कियों से ऐसे कपड़े कैरी नहीं किए जाते तो पहनती क्यों हो? टकराने से मुकाबिल को गुस्सा आ गया। मगर जब सामने डूडू ने सैंडी को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई लगी। तुम ठीक हो? इसके लहजे में नरमी फिक्र थी। तुमसे मतलब हटो रास्ते से। सैंडी ने एक नज़र देखा और बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई और डूडू पीछे सर दाएं बाएं हिलाकर रह गया कि जैसे कह रहा हो कि भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। सैंडी ने गुजरते हुए सामने से आते हुए लड़के को देखा तो ठटक कर साकत हो गई। अलबत्ता ये वही लड़का था जो इसे टकराया था और अब इसके चेहरे पर जगह जगह नील के निशान थे और सूजे हुए गाल से लग रहा था जैसे किसी ने बुरी तरह से पीटा हो। इसे अपना हलक खुशक होता महसूस हो और अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटी सुनाई दी। हाल में असमन सा मेहमानों से मिल रहा था क्योंकि बारात में इब्राहिम इसके साथ ही था। मगर आलम अंकल के कहने पर रोशाने को लेने चला गया। रोशाने तो आ गई मगर वो कहीं कहीं नज़र नहीं आया। रोशाने से पूछा शायद इसे पता हो, मगर इसके नफ़ी में सर हिलाने से इसकी परेशानी में इजाफा हो गया क्योंकि इसे अभी जो न्यूज़ मिली थी वो तो सोच कर ही परेशान सा लग रहा था कि कई बार इब्राहिम का फ़ोन भी ट्राई कर लिया मगर जवाब नहीं। और ऊपर से वो स्टेज पर निम्रा को अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकता था क्योंकि रस्में शुरू हो गई थी। वो सोच कर परेशान था। जो खबर से मिली थी पता नहीं इसके दोस्त की ज़िंदगी में अब कौन सा तूफान लाने वाली थी। काश इब्राहिम मैं तुम्हें बचा सकता। असफर सर्द सी आप भर कर रह गया। अजलान को निम्रा के साथ स्टेज पर बैठी नैन नज़र आ गई। रोशनी मामा वो हैं नैन दादो। इसने जल्दी से रोशाने को सामने एक सोबर सी औरत की तरफ अपनी छोटी सी उंगली से इशारा किया जिसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और सफ़ेद ही स्टोन लगे हुए थे। चेहरे पे नरम तासर और बहुत रोशाने को पहली नज़र में अच्छी और खूबसूरत लगी। नैन ने बाल खोले हुए जो बामुश्किल कंधों तक आते। रोशाने ने यह सोचा ये अब इतनी प्यारी हैं तो जवानी में कितनी प्यारी होंगी। फिर सच झटक अजलान के साथ इनकी तरफ बड़ी। अस्सलाम वालेकुम। नैन ने नाजुक सी आवाज़ में सलाम सुन के सामने देखा तो एक खूबसूरत लड़की को अजलान का हाथ पकड़े देखकर चूंगी क्योंकि वो ऐसा बच्चा था जो जल्दी किसी के साथ फ्रैंक नहीं हुआ। कभी फिर सलाम का जवाब देते हुए ऐसा तासुर दिया कि हम पहले मिल चुके हैं क्या? रोशानी ने कुछ कहती इससे पहले ही वो शुरू हो गया। नैन ये रोशनी मामा है। अजलान ने सारी रोदा सुना दी। उफ दादी आप भी नहीं पहचानी ना? रोशनी मामा को उसने अफसोस से माथे पर हाथ रखकर कहा। नैन तो इसकी इस हरकत पर शर्मिंदा ही होगी। बेटा माफ़ करना, वो बच्चा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। वो तो बस माँ के प्यार को तरसा हुआ है। रोशाने को इनके लहजे में वाज़ा तौर पर उदासी महसूस हुई। कोई बात नहीं आंटी, इसने इनकी शर्मिंदगी दूर करना चाहिए। मगर आंटी एक बार पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? क्यों नहीं बेटा। नैन को वो लड़की अच्छी लगी। इनका लहजा नहायत ही नरम था। वो इसकी मामा कहाँ है? रोशाने ने शायद पूछते हुए झिझक रही थी क्योंकि इतना ज़ाती सवाल वो पूछने का हक नहीं रखती थी। वो भी तब जब इनसे मिले इसे चंद मिनट नहीं हुए थे। पहले वो चूंगी। अजलान जाओ अपने डूडो अंकल के पास में आती हूँ। खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। नैन दादो रोशनी मामा अभी तो मिली हैं, मैं नहीं जाऊँगा से मुँह बसूरते हुए कहा। नैन इसके सामने बात करने से कतरा रही थी शायद, मगर वह जाने के मूड में नहीं था। रोशाने को ऐसे लगा वे भी अपनी रोशनी मामा की भी बात नहीं मानेगा। अगर ना मानी तो मैं सच में चली जाऊंगी। उसने अजलान की पेशानी पर बिखरे बास लाते हुए कहा। वो सोच में पड़ गया। ठीक है चला जाता हूँ मगर कहीं मत जाना। इसने मासूमियत से अपनी नीली आंखों में आस से कहा जैसे किसी प्यारी चीज़ के खोने का डर हो। नहीं जाऊंगी अपनी बेबी को छोड़कर। रोशाने ने इसकी दोनों गालों पर बोसा देते हुए कहा और बदले में अजलान ने भी यही अमल किया और वहाँ से चला गया। नैन तो हैरान थी कि एक ये लड़की है जिसका अजलान से कोई रिश्ता नहीं मगर कितना प्यार कर रही है, और एक वो बदनसीब जिसने पैदा करने के बाद इसका कभी ना पूछा और वो जिंदा भी है कि नहीं। इनकी आंखों में आंसू आ गए। रोशाने एकदम परेशान होगी। आंटी आप ठीक तो है ना? यहाँ बैठे नैन को कुर्सी पर बैठाकर पानी का गिलास दिया। शुक्रिया बेटा। सैंडी कब से कोने में बैठी ये सोच रही थी कि कौन है जो इस पर नज़र रखे हुए है। बार बार से महसूस होता जैसे वो किसी की नज़रों के हिसार में हो, मगर सामने देखने पर सब नॉर्मल ही लगता है। इसने एक बार फिर वो तहरीर पढ़ी जिस पे लिखा था, अगर आइंदा तुमने ऐसा बेहुदा लिबास ज़ेबतन किया तो तुम्हारा गला काटने में देर नहीं करूँगा। और आखिरी बड़े बड़े उर्फ में डी के लिखा था। अचानक से इसे लगा जैसे ठंडे पसीने आ रहे हों और इसका सांस बंद हो रहा था। सामने डूडू कब से बैठा इसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था मगर वजह जाने से कासिर था। इसने वेटर को इशारे से इसके टेबल पर पानी रखने का कहा। सैंडी के पास पानी का गिलास रखा तो बगैर देर किए पिएगी। पानी पीने से इसकी हालत कुछ बेहतर हुई। अपने सामने पड़े फ़ोन को उठाकर बेफजूल स्क्रॉलिंग करने लगी ताकि ध्यान कहीं और लग सके। डूडू इसे नॉर्मल होते देखकर सुकून हुआ और पानी खुद भी लेकर जा सकता था इसके लिए, मगर जानता था वह नहीं पिएगी। वो खुद भी अपनी इस कैफियत से हैरान था। वो तो लड़की को देखकर रास्ता बदल लेता और ज़्यादा बोलने वाली से तो चिढ़ता था, मगर इस लड़की में पता नहीं ऐसा क्या था कि ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मतवज्जो हो जाता। डॉक्टर ने हानिया का स्टोमिक वॉश कर देता और कहा कि अगर थोड़ी और देर होती तो शायद बच ना पाती। मुमताज़ बेगम अपनी बेटी को जर्द रंग और ड्रिप के ज़रिए असर बेहोश सोते देखकर रो दी। एक ही दिन में वो इन्हें सदियों की बीमार लगी। एक नज़र देखकर वो
वार्ड के रूम में शुक्राने के नफल अदा करने चली गई, जबकि मिर्ज़ा साहब अपनी इकलौती औलाद के पास बैठे रहे। वो सोचकर ही परेशान थे कि आखिर कौन सी वजह थी कि वो इस हद तक चली गई है। पानी वो और पता नहीं कितनी देर सोचों में गुम रहते कि हानि की आवाज़ सुनकर सरास से इसकी तरफ लपके, हानिया मेरा बच्चा, और इसके होंठों को पानी का गिलास लगाया, पानी का गिलास रख के इसके तरफ मतवज्जो हुए जो उठना चाह रही थी। लेटी रहो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और उसे लटाया। वो इससे बहुत कुछ पूछना चाहते थे मगर इसकी हालत की वजह से खामोश रहे। आंटी, अगर आप नहीं बताना चाहती तो मत बताएं। रोशानी इनके लिए परेशान थी। नैन को न जाने क्यों वो अपनी सी लगी थी। अरे नहीं बेटा, सब कुछ याद आ गया, तुम्हें पहले यहाँ कहीं देखा नहीं। नैन के दिल में कब से ये सवाल था, आखिर पूछ ही लिया। मैं यहाँ नहीं रहती, लंदन से कुछ ही दिन हुए आए हैं। निमरा मेरे बाबा के दोस्त की बेटी है, बस शादी पे आई हूँ, इसकी बात वापस चली जाऊंगी। वो सादगी से बताकर खामोश होगी। ओह अच्छा, तुम्हारे मामा बाबा भी आए हैं? नहीं। अचानक इसके लहजे में अफसुदगी सी महसूस हुई। नैन को तो कोई बात नहीं है, उदास क्यों हो, बात कर लो इनसे। इन्हें लगा वो उदास है अपने वालिदैन से। वो इनकी 1 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ होगी। इसने आंखें झुकाकर हंसगी से कहा, माफ़ करना बेटा, मेरी वजह से तुम दुखी होगी। इन्हें अफसोस हुआ अपने सवाल पर। इट्स ओके। इन्हें आपने बताया नहीं अजलान की मामा कहाँ है? क्या बताऊं बच्चे, इसकी मामा नैन अभी इनकी बात पूरी भी ना हुई थी कि अपने नाम की कार पर पीछे मुड़कर देखा तो इब्राहिम को खड़ा देखे वो परेशान होगी, क्योंकि इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और रगे तनी हुई नुमाया थी, जैसे बर्दाश्त की आखिरी हद पे हो। नैन तो डरेगी। मैंने आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी कि आप गैर लोगों के सामने हमारे घर के ज़ाती मसाइल डिस्कस करें। वो नैन की आंखों में आंखें डालकर काटदार लहजे में बोला कि एक पल नैन और रोशानी घबरा गई, और ये जुमला नैन को किसी चाबुक की तरह लगा था। बाय डूडो, आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा है, जाएं। लहजे में सख्ती के साथ सर्द तासुर भी था। नैन ने शुक्र अदा किया कि कोई तमाशा नहीं किया, वरना क्या इज्जत रह जाती सबके सामने इनकी। वो रोशाने पर एक नज़र डालकर चली गई। रोशाने जो नैन को जाते हुए देखकर खुद भी जाने लगी थी कि अपनी कलाई सख्त गिरफ्त में देखकर घबरा गई। इब्राहिम इसे खींचता हुआ एक कोने में ले आए जहाँ लोगों की इन दोनों पर नजर ना पड़े। छोड़ो मुझे जंगली इंसान, रोशाने ने झटके से अपनी कलाई छुड़वाई और घूर कर इसे देखा, जैसे आंखों से ही कत्ल करने का इरादा हो। जंगली बोलने पर इब्राहिम का मजीद पारा हाई हुआ। मेरे घर वालों से दूर रहो। और हाँ, जंगली हूँ नहीं, मगर बनने में देर भी नहीं लगेगी। अगर बन गया तो मैं जान से मार दूंगा। इसने एक लफ्ज़ चबा चबा कर उंगली मुकाबल की तरफ उठाकर कहा, जैसे वो सच में ऐसा करने का इरादा रखता। और रोशान ने इसके लहजे से काम के जाते हुए मुड़ा और एक तंजिया नज़र इसके वजूद पर डालता अपनी दाढ़ी को हाथ से चलाता चला गया। रोशानी ने इसे तब तक जाता देखती रही जब तक नज़रों से ओझल नहीं हुआ। आलम साहब से कितनी देर निमरा गले लगी रही और इनकी आंखों में नम थी। असफंद से कई बार कह चुके थे कि निमरा का ख्याल रखें, और वो भी तसल्ली के लिए सर अदब से हला गया। रुखसती के वक्त निमरा सैंडी और रोशानी के गले लगकर बहुत रोई। रोशानी से तसल्ली देती रही, जबकि सैंडी का स्पीकर होने में निमरा से ज़्यादा था, मगर अपना रोना धोना भूलकर से चुप करवाने लगी। डूडो जो नैन और अजलान को घर छोड़कर दोबारा इब्राहिम के कहने पर आया था कि कई आलम अंकल को किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, वहाँ इसका होना ज़रूरी है, मगर सैंडी को देखकर मुस्कुरा दिया। ड्रामा कोई न खुद ब खुद ये अल्फाज मुँह से निकले, लेकिन पी चुका क्या वो मुस्कुराया था? एक लड़की की वजह से हैरान होकर इर्द गिर्द देखा, जैसे इसकी चोरी पकड़ जाने का खदशा हो, मगर सब नॉर्मल देखकर सर झटक कर आगे बढ़ गया। रोशानी तो हैरान थी सैंडी के इतने रोने से, क्योंकि वो तो यहाँ आई भी पहली दफ़ा थी और निमरा का रोना तो समझ आता है, वो तो इसे तसल्ली भी दे रही थी, मगर सैंडी का रोना धोना इसकी समझ से बाहर था। आया वो इसे आखिर क्या कहकर तसल्ली दे? बस कर दे मेरी माँ। रोश ने तंग आकर इसके कान के करीब सरगोशी की। क्यों यार, मैं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही क्या? मैंने तो पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे ही लड़कियों को रोते देखा था, और यहाँ आने से पहले मैंने कितनी प्रैक्टिस भी की थी। सैंडी के लहजे में अफसोस था। सब निमरा को छोड़कर तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं। रोशानी ने गले लगे गुस्से से कहा, वो तब ही तो गई थी और इसे अफसोस हुआ तब के वो ड्रामा कर रही थी रोने धोने का। और सॉरी फिर रोश से अलग होकर एक तरफ खड़ी होगी। कम से कम रोशानी ने शुक्रिया अदा किया कि वो चुप तो हुई। ये कमरा शायद किसी घर के नीचे बने एक बेसमेंट की तरह था। कमरा खोलकर आने वाले ने हाथ में खाने की प्लेट पकड़ रखी थी। इसने वो प्लेट सामने ज़मीन पर सिंगों से बंधे हुए शख्स के आगे खिसका दी, मगर इस वजूद में कोई हरकत ना हुई। इसने बड़ी बेरहमी से प्लेट में रखा पानी का गिलास इस शख्स पे उंडेल दिया। वो शख्स गर्म पानी अपने वजूद पर गिरने से चला उठा। इस शख्स के कपड़े जगह जगह से फटे और सर और दाढ़ी के बाल लंबे हो चुके थे। हाथ पैरों के नाखून इतने गंदे लंबे जैसे कितने अरसे से काटे ना हो। चेहरा पसीने से शरबूर था, जिसम इतना मैला कि जैसे सदियों से धोया ना हो, और हल्का हल्का खून रसकर जम चुका था, जैसे इस पर रोज़ तशद्दुद किया जाता हो। कमरे का हाल बहुत बुसीदा सा था। इसने आंखें खोली तो हमेशा की तरह एक शख्स कुर्सी पर बैठा नजर आया, जिसने ब्लैक पेंट कोट पहनकर चेहरे पर इसी रंग का मास्क लगा रखा था। खुदा के लिए, अगर मुझे मारना चाहते हो तो ऐसे ही मार दो, क्यों अजियत में रखा है? इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और होंठ न जाने कब से प्यासे थे। मैंने क्या किया, किस बात की मुझे सज़ा दे रहे हो? 2 साल पहले कैद
हूँ और रहम करो करो मुझ पर। इसकी आवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता भीगी हुई महसूस हो रही थी, जैसे वो रो रहा हो, लेकिन सामने बैठा शख्स पत्थर था। वो रोज़ यहाँ खाना देने आता और इस रोज़ इससे फ़रियाद करता, मगर वो हर बात दिलचस्पी से इसका गिड़गिड़ाना देखता, मगर तरस ना खाता। इसने घड़ी पर वक़्त देखा और उठ गया, और इसका यही रोज़ का मामूल था। मत जाओ जाओ, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर, खुदा से डरो। वो चलाता हुआ रो रहा था। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर तक इसकी सिसकियाँ सुनकर मुस्कुरा दिया। ऐ मेरे खुदा, मेरी मदद फरमा। ऐसे रोते खुदा से मदद मांगी थी तो वो कैसे खाली हाथ लौटाता। इसकी दुआ अर्श पर जा पहुँची थी। हानिया की दोबारा से जब आंख खुली तो सामने मुमताज़ बेगम देखा, जो पता नहीं कब से ऐसे ही बैठी हुई सो गई थी। इसने आवाज़ देकर उठाना चाहा, मगर वो शायद गहरी नींद में होने की वजह से सुन ना सकी। वो उठी और मुमताज़ बेगम के फ़ोन से कॉल की और कॉल लॉग से इसकी हिस्ट्री डिलीट की और मुस्कुराई, मगर यह मुस्कुराहट आम नहीं थी, किसी बड़े खतरे का अंदेशा थी। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी। इस गाने की धुंध वो गाती हुई वापस आकर बेड पर लेट गई, मगर सर्द सी मुस्कुराहट चेहरे पर बरकरार थी। रोशानी ने जब से आई थी बिस्तर पर करवट ले रही थी, मगर नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर हो। इसका दिमाग एक ही जुमले पर आकर रुक जाता था कि इब्राहिम ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे घर वालों से दूर हो? क्या वो शादीशुदा है? क्या इब्राहिम का कोई ताल्लुक है ज़लान से? वो नैन से इतना रूडली क्यों बात कर रहा था? ऐसे कई सवाल थे जो उसके दिमाग में चल रहे थे, मगर जवाब सोचने से भी ना मिला। तो उसे सोचा क्यों ना लैपटॉप पर मूवी देख ली जाए, क्योंकि सैंडी तो आकर सो गई थी। अगर उठी होती तो वो इसे कभी बोर ना होने देती, अपनी फजूल की कहानियाँ सुना कर दिमाग ख़राब कर देती। वो सैंडी का सोचकर मुस्कुरा दी। उसने लैपटॉप ओपन किया और यूट्यूब पर सर्च करने लगी। इब्राहिम अपना नया सूट पहनकर सोने ही जा रहा था कि इसके फ़ोन पर होने वाली रिंग ने अभी तक मतवज्जो करवाए। फ़ोन पर असफंद का नाम देखकर इसने सराह से कॉल पिक की। क्या हुआ असफन, सब खैरियत है ना? तुमने इस वक्त कॉल की, जल्दी से आलम अंकल के घर पहुंचो। बिना कोई जवाब दिए उजलत में इसने कॉल काट दी। इससे असफंद का लहजा नहायत अजीब लगा। वो बगैर कपड़े बदले ट्राउज़र शर्ट में ही जल्दी जल्दी जीने उतरता आलम अंकल के घर की तरफ गाड़ी का रुख कर गया। जब आलम अंकल के घर पहुंचा तो असफद और अंकल को परेशान सा डाइनिंग रूम में बैठा देखकर हकीकतन वो भी परेशान हुआ। कोई मुझे भी बताएगा आखिर हुआ क्या? इसने असफद और अंकल से गुस्से से पूछा। इब्राहिम, तुमने हानिया को तलाक दे दी है? असफंद का लहजा सरदा। हाँ, इस बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था, इसने आम से लहजे में कहा। तो असफंद ने इससे घूरने लगा। तो क्या इसे अभी भी समझ नहीं आई कि वो सब इससे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? इब्राहिम ने जिद कर कहा। जनाब, आपने हानिया पे हाथ उठाया और इसी बात का इसने आज फ़ायदा भी उठाया। तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, जबकि ये जानते हुए भी कि तुम पर पहले ही एक केस चल रहा है। असफंद बोला नहीं, दड़ा था। इसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम जैसे गधे के लिए परेशान हो रहा हूँ था, मगर यहाँ तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। क्या क्या किया है इसने? इब्राहिम ने असफंद से दोबारा पूछा। अगर इस बार इसने कुछ गलत किया तो मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहा। अगर इस बार तुम जेल जाने से कबल बच गए ता हम अपना ये शौक़ पूरा कर लेना। असफंद तो तप ही गया था, इतना सब कुछ हो गया था और इससे किसी बात की खबर ही नहीं थी। तुम साथ साथ बताओ, कहना क्या चाहते हो? तब से सास की तरह तंज पे तंज कर रहे हो। अब की बार वो भी तब गया था। हानि ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। ठीक तुम्हारे तलाक के पेपर भेजने से 15 मिनट पहले, यानी वो जानती थी तुम ऐसा ही करने वाले हो। हर न्यूज़ चैनल पर तुम्हारी ही न्यूज़ चल रही है और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसने कहा है कि तुमने ज़बरदस्ती इसको तलाक लेने पर जोर दिया है। इसके बेटे को भी इससे छीन कर तुमने इससे अपने ऑफिस बुलवा कर मेंटली टॉर्चर करने के बाद थप्पड़ मारा, साथ धमकी दी जान से मारने की। असफन जले कटे लहजे में बताया। इसलिए तंग आकर इसने खुदकुशी जैसे इकदाम उठाई। ये सब बयान के तौर पर पुलिस को रिकॉर्ड करवा चुकी है। इसके लहजे में अब की बार फिक्र और परेशानी वाज़ा थी। जानते हो इन सब का मतलब, यानी ये सब पहले से ही प्री प्लान था। इसने जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलवाया ताकि वो ये सब मीडिया तक पहुंचाकर तुम्हें बर्बाद कर सके। अलबत्ता सबसे परेशानी की बात यह है कि पुलिस तुम्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तुम्हें इन सब के लिए पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। और शायद इस बार मैं तुम्हें बचा ना पाऊँ। इसके लहजे में अफसोस था अपने दोस्त के लिए। पूरे सैको सबा के साथ ऑफिस में होने वाला वाक़या इब्राहिम के ज़हन में दौड़ गया तो सारी समझ आई। ये सब हानिया की सोची समझी हुई साजिश थी। मुझे यकीन नहीं आता वो इस हद तक गिर सकती है। मेरा बस नहीं चल रहा कि वो लड़की काश मेरे सामने हो, मैं इसे जान से मार दूँ। इब्राहिम का लहजा खासा काटदार था। इसके हाथों की मुठ्ठियाँ दबाकर अपने गुस्सा कम करने की कोशिश की है। आलिम अंकल की सोचें माजी के पन्नों की तरफ पलटती हुई मालूम हुई। वह सरदा भरकर रह गए। रोशानी जो देखने के लिए मूवी लैपटॉप पर सर्च करी थी, मगर अचानक न्यूज़ चैनल देखकर रुक गई, जिस पर बाबा किसी बिजनेसमैन की न्यूज़ चल रही थी, जिसमें दिखा रहे थे कि इसने कैसे अपनी बीवी को मेंटल फिजिकली टॉर्च करने के बाद तलाक दे दी और मासूम बच्चे को उसकी मां से जुदा कर दिया। स्क्रीन पर इस बिजनेसमैन की वीडियो अपनी बीवी को थप्पड़ मारते हुए बार बार दिखाई जा रही थी, लेकिन मारने वाले की शक्ल धुंधली सी थी। रोशानी को अफसोस हुआ कि कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। अचानक इसकी नज़र एक शख्स पर आकर रुकी। इसने बार बार पलक झपकते हुए यकीन करने की कोशिश की ये वही शख्स है
इससे पहले वो बुरा लगता था मगर अब शदीद नफरत महसूस हुई। इसने गुस्से से लैपटॉप की स्क्रीन शट डाउन कर दी। गुस्सा कम करने के लिए जग से पानी पीने के लिए गिलास उठाया मगर जग खाली देखकर मुंह बसूरते पैरों में चप्पल पहनकर जग उठाया और नीचे किचन की तरफ चल दी। पानी लेकर ऊपर जाने वाली थी कि ड्राइंग रूम में जलती रोशनी ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो करवाया। इसे लगा शायद लाइट बंद करना भूल गए हैं। आलम अंकल वही से ड्राइंग रूम में की तरफ मुड़ी इसे ऐसे लगा जैसे अंदर कोई है। इसने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश की। रुशाने को अब लगा वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाएगी। आलम अंकल की आवाज़ सुनकर वो ज़मीन पर गिरती। इसने दरवाजे के हैंडल को थाम कर बामुश्किल खुद को संभाला। आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे। ज़ब्त के मारे होंठों को आपस में पेवस्त कर दिया। मज़ीद सुनने की सकत नहीं थी। इब्राहिम, मैंने और अंकल ने तुमसे एक बात छुपाई थी। असफर ने गहरा सांस लेकर मज़ीद बात जारी रखी। रुशाने ही वो लड़की है जिसकी मॉम और डैड की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी और तुम जानते हो वो कार तुम्हारी थी। बच्चे, ये वक्त ऐसा है कि हमें सब्र से काम लेना होगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माजी एक बार फिर ऐसे सामने आएगा। आलम साहब जो कब से खामोश थे, उन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। इनके लहजे में अफसोस के साथ दुख भी था। रुशाने के लिए वो कुछ अलग ही महसूस करता था मगर क्या इन सब से अभी तक खुद भी अनजान था। और रुशाने का नाम सुनकर इब्राहिम को लगा था कि वो सांस नहीं ले पाएगा। वो चंद सेकंड कुछ बोल ही नहीं सका। इससे कबल वो कुछ कहता कोई धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मुकाबिल को देखकर सबके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गईं। अजलान बाबर रुशाने के बारे में पूछ रहा था जब से वहाँ से आया था और बहुत मुश्किल से सुलाने के बाद नैन और दरवाज़ा बंद करके अभी अपने कमरे में जा रही थी कि इब्राहिम को बड़ी उजलत में घर से बाहर निकलते देखकर परेशान होगी। नैन इसी से पूछना चाहती थी वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है मगर हिम्मत ना हुई। जानती थी कि कभी नहीं बताएगा। बचपन से लेकर अब तक नैन ने बहुत कोशिश की कि इब्राहिम इन्हें अपनी माँ का दर्जा दे। खुद की तो औलाद थी नहीं। जब भी इसके करीब होने की कोशिश करती वो इन्हें दूर रहने का कह देता। इसलिए अब कोशिश करना भी तर्क कर दिया मगर क्या करती, एक माँ थी। वो इन्हें कुछ नहीं मानता तो क्या हुआ, वो इससे अपना बेटा मानती थी। डूडो को रूम से बुलवा कर इब्राहिम के पीछे भेजा। परेशान तो वो भी हुआ सुनकर मगर तसल्ली देता दूसरी गाड़ी लेकर निकल गया मगर अभी तक दोनों का कुछ अता पता नहीं था। वो वहीं सोफे पर बैठी ही सो गई। जैसे किसी ने धार से दरवाज़ा खोला तो कमरे में वो तीनों रुशाने की यहाँ आमद पर एक पल को घबरा गए। अरे रुशाने, आप यहाँ कुछ काम था? फिर आलम साहब ने संभल कर पूछा। रुशाने जो नज़रें झुकाए खड़ी, खुले बाल, नाइटी, बेबी पिंक ट्राउज़र शर्ट पहने हुई थी। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? इसने सब पर एक नज़र तराना नज़र डालकर कहा। लहजा खासा सर था और वैसे भी मैं अपने मामा बाबा के खूनी को देखना चाहती थी। कैसे वो पुरसकून रह सकता है? मकाफात अमल का कोई डर नहीं। ये सब कह तो वो आलम अंकल से रही थी मगर देख इब्राहिम सिद्धू की आंखों में रही थी। इसका लहजा भीगा हुआ था। एक लम्हे इन तीनों का सांस रुक गया। इसके लहजे से अचानक माहौल में सुकून तारी हो गई। इब्राहिम ने इसकी सुर्ख नाराज सी नीली आंखों में आंसू देखे तो इसके दिल में एक बीट मिस हुई। मैं इब्राहिम ने कुछ कहना चाहा मगर इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद कर दिया। रुशाने की सरकत पर आलिम अंकल और असवर ने रोकना चाहा कि रास्ते में ही इब्राहिम ने हाथ से रोक दिया। खबरदार, मेरा नाम अपनी गंदी ज़ुबान से मत लेना। इसने मुकाबिल को उंगली उठाकर चीखते हुए कहा। इस पे इस वक्त अजीब सी जुनूनियत सवार थी। तुम एक खूनी हो, मुझसे मेरा सब कुछ एक पल में छीन लिया। रुशाने ने अपने बाल नोचते हुए कहा। इब्राहिम का दिल कटकर रह गया। इस नाजुक सी लड़की की ऐसी हालत देखकर वो कहना चाहता था कि खुद को यूँ ज़ियत मत दो मगर अल्फाज तो जैसे हलक में ही कहीं अटक से गए थे। तो तुम भी ऐसे ही तड़पोगे, सिसक के मरोगे, अपने सबसे कीमती शख्स को खो दोगे। आई कोर्स यू, मेरी बद्दुआ है। मिस्टर सिंधु बोलते वक्त वो किस कदर तकलीफ में मुब्तला है कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था। तुमने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली। काश मैं भी इसी दिन मर जाती। इसका हर लफ्ज़ इब्राहिम के दिल पे चाबक की तरह लग रहा था। वो बेकसूर होते हुए भी मुजरिम था। रुशाने की नज़र में मुझे तुमसे शदीद नफरत है। समझे, तुम नफरत करती हूँ तुमसे। रुशाने ने इब्राहिम को धक्का देते हुए कहा। मैं कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। अगर कभी किसी लम्हे सामना हो तो मैं इसी पल अपनी बसारत खो दूँ या फना हो जाऊँ। ये सब कहते हुए रुशाने की आंखों में सुर्ख अंगारे महसूस हो रहे थे। इसे किसी बात का बुरा नहीं लगा बल्कि वो खुद को इसका गुनाहगार समझता था मगर रुशाने का खुद के लिए ऐसे अल्फाज का कहना इसे न जाने क्यों तकलीफदार लगा। भाई की तरफ जाते हुए लड़खड़ाई और गिरने लगी थी मगर दरवाजे को थाम कर संभल गई। आलम साहब इसकी तरफ लपके। रुशाने वो मुड़ी थी। जब बोली तो लहजे में सदियों की थकावट थी। कम से कम इब्राहिम को ऐसा ही लगा। वो कोई पागल दीवानी मालूम हो रही थी इस वक्त इसे। मुझे आलम अंकल आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अचानक रोते हुए चीखी। बच्चा, मेरी बात मत कहें मुझे बच्चा, ये हक आप खो चुके हैं। इसने इनकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। नहीं हूँ मैं आपका बच्चा आज और अभी से। रुशाने रहमानी मर गई आपके लिए और बाहर मेन डोर की तरफ लड़खड़ाते हुए चली गई। रोश मत जाओ, देखो मेरी बात सुनो। सैंडी जो रुशाने के चीखने की आवाज़ें सुनकर नीचे आई थी वो सब सुने और देखकर इसने रुशाने को बाहर जाने से रोकने की कोशिश की मगर इसे सख्ती से रास्ते से हटाती चली गई। सैंडी भागते हुए अंदर आई। इसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी।
मैंने रोश को बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो अकेले बाहर चली गई। वो गुस्से में आकर खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले। गाड़ी गुस्से में वो बहुत तेज़ ड्राइव करती है, कुछ करें। सनी ने बुरखलाए हुए लहजे में कहा। सांस फूली हुई थी, वो अपनी जान से पहले दोस्त को इस हालत में नहीं देख सकती थी और रोती। हाँ, आज वो रोई थी, सबको हंसाने वाली आज रो रही थी। इब्राहिम ये सुनकर वहाँ से उजलत में निकला। पीछे असफन ने भी साथ चलने का कहा। मैं बाहर हूँ, आ जाओ। जाते हुए चेहरे पर चट्टानों से सख्ती थी। पीछे आलम अंकल सोफे पर ढहस से गए। अंकल आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैंडी ने इनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। वो अपनी दोस्त के सही सलामत घर वापस की दुआ दिल में करने लगी। अचानक रोते रोते हुए वो हंसी। हा, मैं कितनी पागल हूँ ना। बाबा मुझे हमेशा कहते थे कि मैं लोगों की पहचान नहीं कर पाती और मैं इनकी इस बात पर हमेशा हंसकर टाल देती। मुझे जिन पर भरोसा था वही धोखा देते रहे। हिचकी। वो कार बहुत फास्ट ड्राइव करती हुई खुद से मुखातिब थी। कई बार इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार आंखों से बहते मंजर धुंधला कर रहे थे। हाथ से साफ करती वो रो रही थी। नाक हद से ज़्यादा रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी। नीली आंखें रोने से सोगवार सा हुस्न बयां करती मालूम होती। इसने एक ब्रिज के करीब गाड़ी रोकी और लड़खड़ाते कदमों के साथ कार से बाहर निकली। देखने से लग रहा था कि वो अपने हवासों में नहीं है। वो चलती हुई ब्रिज के किनारे के करीब खड़ी हुई। इसने नीचे देखा, समुद्र बहुत गहरा था, बिल्कुल इसकी नीली आंखों सा। बाल हवा से चेहरे के दोनों तरफ बिखरे उड़ रहे थे। आंखें सर्द और वीरान सी मालूम हो रही थी, जैसे जीने की कोई रमक बाकी ना हो। चंद पल वो नीचे देखती रही, फिर वो मुस्कुराई, अजीजनाक मुस्कुराहट, आंखें बंद की और बगैर कुछ सोचे समझे समुद्र की गहराई में कूद गई। इब्राहिम असफन ने सब जगह से ढूंढ लिया मगर वो जालिम लड़की कहीं ना मिली। अगर इसे कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। इससे आगे सोचकर इसका दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। वो छोटी सी लड़की इसके हवासों पर बुरी तरह से सवार थी। न जाने कितने सिगरेट पी चुका था। वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। असफन ने इसे परेशान देखा तो तसल्ली दिया। अगर इसे कुछ हो गया तो अगर इसे कुछ हो गया तो नहीं, इसे कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना असफी। इसने अजीब सी कैफियत में मुब्तला होकर आज से असफन से पूछा। हर लव स्टार्टर का बोर रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थी। इसने आंखें उठाकर एक आस से पूछे। एक पल तो असफंद इसे देखकर सकत रहा। तो जैसे मोहब्बत हो गई, इधर देख मेरी तरफ, ठीक कह रहा हूं ना मैं। असफंद ने इसे अपनी तरफ मतवज्जो कराया मगर वो नजरें चुरा गया। गलत राह पर चल पड़े हो मेरे दोस्त, एक शराब के पीछे भाग रहे हो, सिवाय तकलीफ के कुछ हासिल ना होगा। वापस लौट आ मेरे दोस्त, अब भी वक्त है। असफी के लहजे में अफसोस था। इब्राहिम सख्ती से आंखें मौत के ये बात तो इसने हमेशा अपने आप से छुपा कर रखी थी, तो वो कैसे जान गया था? क्या अब वो लड़की इसके हवासों पे इस कदर छा गई थी कि हर एक को नजर आने लगा था? वो बस सोच कर रह गया। असफंद को अपने दोस्त की हालत पर तरस आया। इब्राहिम सिंधु को रोशाने रहमानी से मोहब्बत हो गई थी। हाँ, इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी जिससे शदीद नफरत करती थी, जिसे मरने की बददुआ देती थी। सैंडी और आलम साहब घर में परेशान थे। निमरा को असफर ने सब बता दिया था। वो भी वहाँ आना चाह रही थी मगर आलम साहब ने यहाँ से मना कर दिया था। इतनी रात को इसका आना ठीक नहीं है। सैंडी कब से दुआएं मांग रही थी कि रोशानी ठीक हो। आलम साहब दिल के मरीज थे। इन्हें सैंडी ने मेडिसिन देकर कमरे में भेज दिया था, वो आराम कर ले मगर वो एक पल सुकून में ना थे। रोशानी के वालिदैन के बाद उन्होंने निमरा और रोशानी में कभी फ़र्क नहीं किया था। बदकिस्मती से दूसरी तरफ इब्राहिम के वालिद भी इनके दोस्त थे। इब्राहिम को वो बचपन से जानते थे क्योंकि वो कभी भी शराब का आदी ना था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो शराब के नशे में किसी का एक्सीडेंट करे। इब्राहिम की गाड़ी की ब्रेक्स किसी ने फेल कर दी थी। तभी आलम अंकल और असफंद समझ गए थे कि ज़रूर किसी ने इसे फंसाने की कोशिश की है, मगर किसी को भी आज तक समझ नहीं आई। वो जो कोई भी था बहुत शातिर दिमाग था, अपने पीछे सबूत मिटा देता। हर बार असफंद जैसा काबिल वकील परेशान हो जाता, मगर आलम अंकल रोशानी की जज्बाती आदत से वाकिफ थे, इसलिए इन सब से इसे दूर रखा। मगर आज न जाने कैसे सब कुछ हो गया और हालात इतने पेचीदा हो गए कि उन्होंने कभी सोचा ही ना था। सुबह नौकरानी के उठाने पर नैन की आंख खुली तो हैरान रह गई क्योंकि वो रात से सोफे पर सो रही थी। सर झटक इब्राहिम और डूडो के बारे में पूछा तो इसने बताया कि वो दोनों कमरे में नहीं है। वो परेशान होगी क्योंकि वो रात से ही घर में वापस नहीं आए। दोनों असफंद को बाद में पूछने का सोचकर अपने रूम में चली गई ताकि फ्रेश होकर अजलान को स्कूल के लिए तैयार करवा सके। इब्राहिम सारी रात इसे ढूंढता रहा था मगर इसे कहीं ना मिली। अब वो असफंद के साथ पुलिस स्टेशन आया था इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, मगर असफंद के मना करने से वो अंदर नहीं गया क्योंकि बाहर मीडिया के लोग थे। इस पे वैसे भी केस चल रहा था। इस चेहरे को माँ से ढांप कर वो कार में बैठा रहा। इसने मुलाजमा को कॉल करके बता दिया था कि घर लेट आएगा, जरूरी काम की वजह से इसे रुकना पड़ा था। दोस्त की तरफ चाहकर भी सब सच नहीं बता सका था। वो जानता था कि फ़ोन लाजमी स्पीकर पर है और नैन लाजमी से सुन रही होगी। वो ऐसे ही नैन बेगम तक अपना पैगाम पहुँचाता था क्योंकि असफंद के फ़ोन पर वो नैन का मैसेज देख चुका था। वो इसके लिए परेशान थी। रोशानी ने समुद्र में छलांग लगाई थी मगर ये क्या, इसको किसी ने अपनी तरफ खींच लिया था? आप पागल हैं क्या? अगर आपको कुछ हो जाता तो? वो आज भी हमेशा की तरह नज़रें झुकाकर मुखातिब था। इसने रोशानी को एक तरफ खड़ा करते हुए सख्त लहजे में पूछा। रोशानी ने आंखें खोली तो सामने डीके को खड़ा पाया।
शुक्र है कि दाऊद खान जो इब्राहिम को ढूंढ रहा था वहां से गुजरते हुए इसे लगा कि समुंदर में डूब कर जा देने वाला है। बर वक्त इसने कार रोकी और रात से इस वजूद के कूदने से पहले इसे अपनी तरफ खींच लिया, मगर सामने रोशानी को देख इसका दिमाग चकरा गया। अगर वह वक्त पर ना आता तो न जाने क्या हो जाता। रोशानी तब से कुछ ना बोली थी, तब अचानक इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती डीके ने कंधों से थाम ली। इसने इसे गाड़ी में लटाया और अस्पताल का रुख किया। असफंद और इब्राहिम पुलिस स्टेशन से निकले थे कि दाऊद खान का फ़ोन आ गया। असफंद ने कॉल रिसीव की। सर, रोशानी मैडम अस्पताल में है, वो ठीक है। मुझे लगा घर बताना ठीक नहीं है, इसलिए आपको कॉल की। अच्छा सुनो, तुम किसी को मत बताना, सीधा घर छोड़ देना। ओके कहते डीके ने कॉल काट दी। इब्राहिम रोशानी ठीक है और इसे डूडो घर छोड़ देगा। असफर ने फ़ोन बंद करके इससे कहा, जबकि इसके इन अल्फाज ने इब्राहिम को इस ज़िंदगी की नई नवी सुनाई थी। मगर इससे मिली कहाँ? इसने हैरानी से पूछा। पता नहीं, मगर इससे मिलकर पूछ लेना। हम असफर ने इब्राहिम से इसके अस्पताल वाली बात छुपा दी और रोशानी से मिलने की जिद ना कर दी। इस वक्त इन दोनों का एक दूसरे से का सामना होना मुश्किल ना खड़ी कर दी, इसलिए खामोश हो गए। इब्राहिम के लिए यही काफ़ी था कि वो अब ठीक है, इसलिए सुकून से आंखें मूंद गया। इसने कहकर लगाया कि आपने और मैंने एक्टिंग की है। हानिया सत्ता के कमरे में इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए किसी से मुखातिब थी। कितना बेवकूफ़ है, पहले इस बुढ़े बाप को तहजीब वाली लड़की बन के दिखाया और इसकी जायदाद के लिए इसके मगरूर बेटे से शादी कर ली, मगर इसने मेरा नाम कुछ नहीं किया। छी अफसोस। फिर इसके बेटे को रस्से से हटाने के बारे में सोचा, मगर हर बार नाकामी। तुम वो भूल गई जिस गाड़ी की ब्रेक्स फेल की थी और वो फैमिली मेम्बर एक्सीडेंट में मारेगी। इब्राहिम के हाथों अब किसी मर्द की आवाज़ थी, लेकिन ये तो जानी पहचानी आवाज़ थी। मिर्ज़ा साहब ने अपना रुख हानिया की जानिब करते हुए कहा। इनके चेहरे पर शैतानियत टपक रही थी। बेचारा अभी तक रातों को सो नहीं पाता, खुद को कसूरवार समझता है, मगर किस्मत अच्छी थी, इस आलम और असफंद की वजह से बच गया। लेकिन अब इस बार ऐसा फंसा है, चाहकर भी नहीं बच पाएगा, कमीना कहीं का। हानिया ने जहरखंद लहजे में नफस से कहा। हाँ, दोनों बाप बेटी हाथ पर हाथ मारकर कहकर लगा रहे थे और ये खुदकुशी। उफ, कितनी देर नाटक करना पड़ा मामा के सामने, मगर आपने एक्टिंग अच्छी की। और वैसे भी इसके ऑफिस जाना, वीडियो बनाना सब प्री प्लान था। डॉक्टर रून ने बहुत साथ दिया हमारा। इन्हें पैसे भिजवा देना। बाबा ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा सुने, हमारे मेहमान का ख्याल आप रख तो रही हैं ना? मिर्ज़ा साहब जाने लगे तो हानिया ने पूछा। इनकी आंखों में चमक आई। कहने की बात है, और वैसे भी इस बुढ़े को हमने अपने पास ही घर ऐसी जगह कैद किया है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आस्ता बोलो हानिया, दीवारों के भी कान होते हैं। सख्ती से कहते बाहर चलेगी। मुझे थप्पड़ मारा था ना इब्राहिम सिंधु, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो। जो ऐसा हाल करूंगी तुम्हारा कि अपने पैदा होने पर पछताओगे। आखिर तुम पैदा ही क्यों हो? इसके लहजे में शदीद नफरत थी। इसने आंखें खोली तो खुद को अस्पताल के कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए पाए से उठने की कोशिश की, मगर दिमाग सुन होता महसूस हुआ। इसे याद था वो समुद्र में कूद की थी, मगर किसने इसे बचा लिया। फिर अचानक इसे रात का सब वाक़या याद आ गया, जिस तरह इसके अपनों ने इसे धोखा दिया था। और हाँ, इसे ये भी याद आ गया कि इसे बचाने वाला दाऊद खान था। वो अपने चकराते सर के साथ उठकर बैठ गई। चारों तरफ देखा तो दाऊद कहीं नजर न आया, मगर इसका फ़ोन टेबल पर था। इसने सोचा सैंडी को कॉल करके बता दे कि वो ठीक है, वो परेशान हो रही होगी। हाथ में लगी ड्रिप को बाजारी से खींच कर उतारा और फ़ोन पकड़कर कॉल मिलाई, मगर सिग्नल शो नहीं हो रहे थे। इसने सोचा बाहर जाकर कोशिश करते हैं। लड़खाते कदमों के साथ बाहर निकल कर कॉरिडोर खाली था। इसने आगे बढ़कर सिग्नल तलाश किए, मगर एक कमरे में इसे एक लड़की नजर आई। इसे लगा कि जैसे वो पहले से कहीं देख चुकी है, मगर कहाँ। दिमाग पर जोर दिया, मगर याद न आया। और करीब जाकर इस लड़की से पूछने वाली थी कि वो कौन है, मगर इब्राहिम के नाम पर वो रुकी। गौर करने पर याद आया इसने इस लड़की को वीडियो में देखा था। इब्राहिम की एक्स बीवी थी। इसे अफसोस हुआ इस पर कितना गलत किया था इसने इसके साथ। इब्राहिम ने वो बगैर कुछ कहे पढ़ने वाली थी कि अगली बातों ने इसका दिमाग चकरा कर रख दिया। इसने जल्दी से फ़ोन को वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दी और मिर्ज़ा साहब के निकलने से पहले वो एक तरफ छुप गई। इसने सराह से कमरे में आकर कांपते हाथों से वो वीडियो अपने नंबर पर सेंड की और दाऊद के फ़ोन से रिमूव कर दी। इससे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना भी नीचे गिर सकता है। चंद पैसों की लालच में इसे एक आदमी से अजलान याद आया, कैसे वो माँ के प्यार को तरस रहा था। इसने कितनी बदतमीज़ी की थी सबसे, क्या वो इसे माफ़ कर देंगे? और इसने तो इब्राहिम को थप्पड़ भी मारा था, वो बेकसूर होते हुए भी कुछ ना बोला था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सबका सामना करेगी। अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। जब दिल हल्का हुआ तो चेहरे को धोते वक्त शीशे में देखकर डर गई। एक ही रात में आंखों के नीचे हल्के नाक रोने से सुर्ख और बाल बिखरे हुए थे। इसने जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त किया। जब बाहर आई तो दाऊद को अपना मुंतज़िर पाया। चले इसे देखकर दाऊद खान ने बस इतना ही बोला था, चलो। रास्ते में चाय और सैंडविच लाकर रोशानी को पकड़ा दिए, जो इसने बगैर नखरा किए पकड़ लिए। रात की भूखी थी इसलिए खाना खाने लगी। दाऊद खान ने नोट किया था वो खाते हुए कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। वो रात के बारे में पूछना चाहता था, मगर इस वक्त कुछ सोचकर खामोश हो गया। रोशानी ने देखा हमेशा की तरह वो खामोश था,
ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो बहुत कम बोलता था शायद। आज वो मामूल के मुताबिक फिर से खाने की प्लेट हाथ में लाया था, मगर आज वो बूढ़ा शख्स जाग रहा था। इसने खाने की प्लेट इसकी तरफ खसका दी। बूढ़े शख्स ने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। मुकाबिल आज हैरान तो हुआ इसके बगैर कुछ बोले खाने से। शायद आज ज़्यादा भूख लगी है, यही सोचकर खामोशी से कुर्सी पर बैठकर देखने लगा। खाना ख़त्म करने के बाद बूढ़े ने और पानी मांगा तो उठकर पानी घड़े से गिलास में डालकर मुड़ाई ताकि ज़मीन पर गिरे केले के छिलके ना देख सका और बूढ़े के कदमों में जा गिरा। बूढ़ा शख्स इस इंतज़ार में था। जल्दी से अपने हाथों में बंदी जंजीरों को इसके गले में लपेट के इसका सर ज़मीन पर पटक दिया। खून फर्श को रिंगता गया और वो शख्स बेहोश हो गया। जल्दी से इसके कोट से चाबी निकाल कर अपने हाथ और पाँव को आज़ाद किया। जल्दी से इस कमरे से निकल कर लॉक लगा दिया ताकि वो शख्स इसका पीछा ना कर सके। घर की राहदारी को कबूल करते हुए वो घर से बाहर निकल गया। शुक्र था गार्ड सो रहा था। इसने बगैर पीछे मुड़े भागता गया। दाऊद जो रोशानी को घर छोड़ने जा रहा था, अचानक अपनी गाड़ी के साथ किसी को टकराते देखकर ब्रेक लगा के रोशानी ने बहुत मुश्किल से अपनी चीख को हाथ से दबा कर रोका और सर मुश्किल डैशबोर्ड से टकराने से बचाया। आप ठीक हैं? दाऊद ने गाड़ी से निकलने से पहले पूछा। रोशानी कि हाँ। में लाने पर वो बाहर निकल के बूढ़े शख्स की तरफ सराह से लपका जो मुंह के बल गिरा पड़ा था। आप ठीक हैं? जैसे ही दाऊद ने इनका रुख पलट कर अपनी तरफ किया करके पूछा तो हैरान रह गया। आप? इसके मुँह से बस यही अल्फाज अदा हुआ था। असवंद को इसके सोर्सेज से पता चला था कि इब्राहिम को पुलिस गिरफ्तार करने वाली। इसने जब से ये बात इब्राहिम को बताई थी वो तब से ही परेशान था। पहले वो रोशानी के लिए परेशान था, मगर अब वो अजलान, नैन और डूडो के लिए परेशान था। इसके अलावा इनका था ही कौन? इसने आज अजलान को अपने साथ ये सोचकर सुलाया था कि पता नहीं ये मौका फिर मिले या ना मिले। ये सोच कर अजलान को सीने से लगाए न जाने कब इसकी आंख लगी। रोशानी जब से आई थी आलम साहब से इससे नज़र चुरा रहे थे, ना मुखातिब किया और ना ही कोई बात की और ना ही इसने ज़रूरत महसूस की। वैसे भी वो शर्मिंदा थी, इनसे माफ़ी मांगने का सोच चुकी थी। सैंडी ही थी जो ऊपर से इसे खाना देकर गई थी। कल से इसे बहुत अहम काम सर अंजाम देना था। वापसी पर दाऊद का नंबर लेना नहीं भूली थी। यही सब सोचते हुए गहरी नींद सो गई। सुबह वो जल्दी से तैयार होकर नीचे और नाश्ते में सिर्फ जूस पीने लगी। घड़ी में वक्त देखा तो 9 बज रहे थे। सब आराम कर रहे थे अपने अपने कमरे में। इसके पास वक्त कम था। जल्दी जल्दी जूस ख़त्म करके एक नज़र खुद पे डाली। वो हल्की पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती जो घुटनों तक आती थी, साथ ब्लू जीन्स पहने, गले में छोटे से स्कार्फ को पहन कर रखा था। बालों को कैचे लगा कर आधे खुले रखे थे। हल्का सा पिंक लिप ग्लॉस लगा रखा था। नीली आंखों में चमक थी जैसे आज वो बहुत कुछ बड़ा करने वाली थी। अपने पर्स में फ़ोन मौजूद है, इसकी तसल्ली करते हुए गाड़ी में जा बैठी। इब्राहिम जब उठा तो बाहर सुबह हो चुकी थी। जल्दी से फ्रेश हुआ। ब्लैक जीन्स पर डार्क ब्लू शर्ट पहन रखी थी। बालों को सेट करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई थी। माथे पर बिखरे बाल इसे और हैंडसम बना रहे थे। वो जल्दी से अजलान की तरफ देखने लगा जो सुकून से सो रहा था। कितनी मासूमियत थी इसके चेहरे पर। एक पल इसे देखकर वो रो दिया। आंखें सुर्ख थी। वो बेआवाज़ रोता रहा। न जाने कितनी देर। कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो वजूद जैसे साकत हुआ। बराह रास्त पीछे मुड़ा तो नैन को पीछे खड़ा पाया। वो कितनी देर देखता रहा बिना पलके झपके। नैन के चेहरे पर न जाने क्या टटोल रहा था। नैन को आज वो अपने हवासों में नहीं लगा। ये औरत इसकी माँ ना थी, मगर माँ से भरकर प्यार किया, मगर बदले में इसने हमेशा इन्हें खुद से दूर रखा। नैन बेगम तो इब्राहिम की इतनी बिखरी हुई हालत देखकर घबरा गई। इनका इब्राहिम ऐसा तो नहीं था। इनकी आंखों में आंसू थे। दिल जैसे कटकर रह गया। ऐसी हालत देखकर वो तो सबको इनकी औकात में रखने वाला, एक मगरूर सी खड़ी नाक और शहजादों सी आन बान वाला था। इब्राहिम ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? इनकी ज़बान लड़खड़ा गई। मेरे बच्चे। इनके इतने प्यार से पुकारने पर वो शर्मिंदगी में डूब गया। अगर वो इससे नफरत करती तो इस हालत में देख इसका मजाक उड़ाती, मगर ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो रो रही थी। इब्राहिम नज़र चुरा के इसके इस तरह करने से नैन बेगम को शर्मिंदगी हुई। वो पहले कौन सा अपनी बातें से शेयर करता था जो अब करेगा। वो मायूस होती हुई कमरे से निकल रही थी कि इन्हें रुकना पड़ा। मामा कि अगले अल्फाजों ने उनके कदम जकड़ लिए। इन्हें लगा शायद वो इनका वहम है। सर झटक कर निकलती हैरत से पलटी। मामा, इब्राहिम ने दोबारा पुकारा था। रोशानी ने एक फ्लैट के करीब गाड़ी रोकी और उतरकर डोर बेल प्रेस की। सामने से डूडो ने दरवाज़ा खोला और नज़र झुकाकर अंदर आने का रास्ता दिया। कहाँ है अंकल? इसने डूडो के दरवाजे बंद करने के बाद पूछा। डूडो ने रोशानी को एक कमरे की तरफ से इशारा किया। रोशानी ने इस कमरे की तरफ रुख किया और वह सफ़ेद लिबास में मलबूस कंधों पर शाल ओढ़े रखी थी। वही आंखें, वही मगरूर खड़ी नाक। कोई भी पहली नज़र में देख कर बता सकता था वो इब्राहिम सिंधु के वालिद हयात सिंधु हैं, क्योंकि वो अपने बाबा की डेटो कॉपी था। जब वो दाऊद और शानी को सड़क पर मिले तो वो बेहोश हो गए और दाऊद बराह रास्त तो इन्हें नहीं जानता था, मगर इब्राहिम के घर में हर जगह इनकी तस्वीरें लगी थी और वो देखते ही पहचान गया था। मगर इब्राहिम ने तो इससे कहा था कि इसके बाबा लंदन में हैं। 2 साल हो गए, मगर कहाँ ये नहीं मालूम और ना ही इसने कभी पूछने की ज़रूरत महसूस की, क्योंकि इब्राहिम ने बताया था कि हयात सिंधु ऐसे ही सालों गायब रहते हैं और रब्ता भी नहीं करते। मगर आज इन्हें इस हाल में देखकर दाऊद खान परेशान हो गया था और फिर शानी के कहने पर अपने फ्लैट में ले आया था, जो इसे इब्राहिम ने गिफ्ट किया था। सर और दाढ़ी के बाल नफासत से कटे थे और नाखून भी नफासत से काटे गए थे। बाल गीले थे। शायद वो अभी ही शावर लेकर
लेटे हुए सामने दीवार को देख रहे थे। कल की निस्बत आज वो कदरे बेहतर हालत में तो इन सबका क्रेडिट दाऊद खान को जाता था। रोशानी ने हल्की सी आवाज़ में इसे शुक्रिया कहा, ये मेरा फ़र्ज़ है, इसे नज़रें झुकाकर कहा और वो सर हिला के वो आगे बढ़ी। अंकल हयात, इसने आगे बढ़कर हयात सिंधु को अपनी तरफ मतवज्जो करा, मगर वह अचानक डर कर काम के शायद इन्हें सदमा था, वो इतने दिन कैद थे। डॉक्टर ने कहा था वो आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। दाऊद खान ने आगे बढ़कर इन्हें पानी पिलाया तो कदरे बेहतर हुए। आप ठीक हैं? दाऊद के पूछे पर हाँ मैं सर हिलाया। सामने देखा तो चूक गए क्योंकि जब से आए थे बस एक लड़के को इनका ख्याल रखते हुए देख रहे थे, मगर ये लड़की कौन थी? मैं रोशानी रहमानी हूँ। हयात साहब का खुद को ऐसे देखना वो समझ गई थी। आप क्या बता सकते हैं आपका ये हाल किसने किया और आपको इतने दिन किसने कैद में किया था? वो खामोश रहे। देखें अगर आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? आपकी बात रोशानी ने बेचारगी से कहा। वो तब भी खामोश रहे तो रोशानी नामी सी उठती हुई जाती कि हयात सिंधु ने इसका हाथ थाम लिया। बताएं, मैं सब सुन रही हूँ आपकी बात। इसने हयात साहब का हाथ थाम के इनसे पूछा और भी यकीन दिलाया कि वो घबराए नहीं, वो इन्हें कुछ भी नहीं होने देगी। एक पल वो इसका चेहरा देखते रहे, फिर बोले, माजी मेरे बेटे इब्राहिम की बीवी ने ये सब किया दौलत की लालच में। मैं इस दिन लंदन जाने से पहले हानिया को घर वापस आने के लिए मनाने गया था क्योंकि वो इब्राहिम से लड़कर अपने घर चली गई थी। मैं जानता था कि मेरा बेटा बहुत ज़िद्दी है क्योंकि मेरी वजह से इसने हानि से शादी की थी। वो कभी भी इसे लेने नहीं जाएगा। इनके लहजे में सदियों की थकावट थी। मैं जब इनके घर पहुँचा तो मुलाजमा से हानि के कमरे का पूछ कर इसकी तरफ बढ़ गया। उफ बाबा, आप अब और मुझसे एक्टिंग नहीं होती। जल्दी से इस बुढ़े इसके साइको बेटे इब्राहिम का काम तमाम कर दे ताकि सारी दौलत हमारे पास आ जाए। सब्र मेरी बच्ची, इन दोनों का ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मगर दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि अंदर से हानि और इसके वालिद मिर्ज़ा साहब के अपने बेटे और अपने खिलाफ बातें सुनकर वो मुझे गुस्सा आ गया और इन दोनों का ये रूप देखकर मुझे अपनी पसंद पे अफसोस हुआ। इससे ज़्यादा सुनने की कोई ना थी। मैंने धाड़ से दरवाज़ा खोला तो वो मुझे देखकर डर गए। बाबा, आप हानिया बस इतना ही कह सकी, मत कहो मुझे बाबा। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा और तुम दोनों ने मेरे साथ क्या मेरा भरोसा और मेरा मान तोड़ा। अब मैं ये सब पुलिस को बताता हूँ। सारी उम्र जेल में चक्की पीसोगे तुम दोनों बाप बेटी। हयात साहब ने अपनी उंगली उठा के इन दोनों को काटदार लहजे में कहा और वापस मुड़े ही थे कि सर अचानक किसी ज़ोर से लगने पर ज़मीन पर लड़खड़ा कर गिर गए। सर से खून निकलता ज़मीन को रंग गया। हानिया जेल जाने के डर से इनके सर पर एक शीशे के आवाज़ से हमला कर दिया। हमें जेल भेजेगा। बुढ़ा आया बड़ा और मिर्ज़ा साहब का कहका सुनकर वो खुद भी हंस दी। हाल और जब होश आया तो खुद के कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ पाया। पूरे 2 साल मैंने अपने बेटे पोते और बीवी से दूर गुजारे हैं। इनकी आवाज़ भीगी हुई थी। ये सब सुनकर तो दाऊद खान हैरान रह गया, मगर रोशानी हैरान नहीं हुई थी। ये सब बात दाऊद को कुछ अजीब लगी क्योंकि रोशानी को पहले अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा ही कुछ होगा। इससे अब समझ आई थी कि हानि किस मेहमान। ये सब सुनकर तो दाऊद खान हैरान रह गया, मगर रोशानी हैरानी हुई थी। ये बात दाऊद को अजीब लगी क्योंकि रोशानी को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि ऐसा कुछ ही होगा। इससे समझ आई थी कि हानि किस मेहमान के बारे में मिर्ज़ा साहब से बात कर रही थी, इसलिए खामोश रही। आप आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। हयात साहब को तसल्ली देती हुई डूडो को बाहर आने का इशारा करती बाहर चलेगी। बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रोशानी के कहने पर दाऊद खान सोफे पर फासला रखकर नज़र झुकाकर बैठ गया। इसकी इस एहतियात पर इतनी संजीदा हालत में भी वो मुस्कुरा दी। कल से अब वो मुस्कुराई थी। तुम बहुत क्यूट हो। इसके बराह रास्त तारीफ़ करने पर ब्लश कर गया और रोशानी कहकर लगा गई, दाऊद तुम्हें पता है अगर सैंडी यहाँ होती तो मैं यूँ शर्माते देखकर बहुत मजाक उड़ाती और डूडो ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो गया। ओके, अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ ध्यान से देखना। रोशानी के यकदम सीरियस होने पे वो इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। रोशानी ने अपने पर्स से फ़ोन निकालकर एक वीडियो प्ले की और फ़ोन दाऊद की तरफ बढ़ाया। डूडो ने फ़ोन लेकर जैसे से वीडियो देखी, इसके चेहरे का रंग मज़ीद सुर्ख हो गया। मैं इस लड़की को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से से चलाया कौन डाउन डूडो। हमें कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है। एक कदम गलत और कोई भी मुसीबत में मुब्तला हो सकता है, इसलिए हर काम सोच समझ कर करना होगा। और डूडो सर हिला गया। एक बात पूछूं? डूडो ने किचन की तरफ जाती रोशानी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं पूछा। रोशानी जो किचन की तरफ जा रही थी रुकते हुए कहा, आप इब्राहिम सर के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? कब से दिल में आया सवाल, इसने पूछ ही लिया। वो रुकी मगर पलटी नहीं क्योंकि जिनका एक्सीडेंट इब्राहिम से हुआ था वो मेरे वालिदैन थे। क्या किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। ये सब कहते हुए वो किस तकलीफ़ में मुब्तला थी। अगर दाऊद खान इसकी आंखों में देख लेता तो जान जाता। डीके ने देखा वो कितनी हिम्मत वाली लड़की थी। फिर किचन में गया और रोशानी की पुश देखी इसकी तरफ। मैं माज़रत चाहता हूँ। अपने सवाल पर बिना इसका जवाब सुने बाहर चला गया। रोशानी ने सर झटक कर कॉफ़ी बनाने लगी। पहले तो नैन बेगम को यकीन आया, मगर दोबारा पकाने पर वो मुड़ी। मामा, आपका बेटा बहुत तकलीफ में मुब्तला है, क्या आप इसे गले नहीं लगाएंगी? इब्राहिम अपनी बाहों को खोले कह रहा था। मेरा बच्चा। नैन बेगम ने इसे गले लगाया, उसकी पेशानी से बाल हटाकर बोसा दिया। वो इन्हें सोफे पर बैठाकर खुद ज़मीन पर बैठकर अपना सर इनकी गोद में रख गया। फिर जब बोला
बोला तो उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। रो तो नैन बेगम भी रही थी। मामा मैं जेल जा रहा हूँ, मुझे पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, आपने हिम्मत नहीं हारनी। डूडो और अजलान का ख्याल रखिएगा और हो सके तो मेरी बदतमीज़ियों के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा मत कहो मेरे बच्चे। नैन बेगम के रोने में शिद्दत आ गई। बताओ तो हुआ क्या है? मैं असवंत को कॉल करती हूँ। इनके उठने से पहले इब्राहिम ने इनका हाथ पकड़कर रोक दिया। मामा असवंत अब मुझे बचा नहीं पाएगा। और फिर हानि के झूठे इल्ज़ाम से लेकर शाने के वालिदैन के बारे में सब बताता गया। वो चाहकर भी अपने बेटे को तसल्ली के दो बोल ना कह सकी। कितने बरसों बाद इन्हें महसूस हुआ था कि वो भी एक माँ है, मगर नैन ने अभी अपने बच्चे को जी भर कर देखा भी नहीं था। वो इनसे दूर जा रहा था। बेगम साहबा नीचे पुलिस आई है, इब्राहिम साहब का पूछ रही हैं। मुलाजमा ने आकर बताया वो दोनों के वजूद से रूह फना हुई होती महसूस की जा सकती थी। अपना ख्याल रखिएगा मामा। इब्राहिम ने नैन के पेशानी पर बोसा दिया और जलस से नीचे की तरफ रुख कर गया और पीछे जाती नैन बेगम की चाल में लड़खड़ाहट मुलाजमा ने वाज़ा महसूस की थी। इब्राहिम के चेहरे पर चट्टानों से सख्ती थी। रोशानी और डूडो अभी कॉफ़ी पीकर अपना आगे का प्लान अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि डीके के फ़ोन पर होने वाली रिंगटोन ने दोनों इसकी तरफ मतवज्जो करवाए। इसने यस का बटन दबाकर फ़ोन कान को लगा दिया। आगे से इसे जो खबर मिली तो उसके होश उड़ गए। मैं अभी आ रहा हूँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? रोशानी ने इसे उजले में जाते देखकर कहा। फ़ोन बंद करके बात कदर बढ़ाने लगा था कि रुक गया। इब्राहिम सर को पुलिस लेने आई है। ये खबर सुन रोशानी को अपना वजूद बेजान होता महसूस हुआ। इब्राहिम और नैन नीचे आए तो सामने पुलिस के साथ मिर्ज़ा साहब और हानिया इनके कंधे पर सर रख के रोने का ड्रामा कर रही थी। ये मंजर नैन और इब्राहिम ने नागौरी से देखा। इंस्पेक्टर गिरफ्तार करे इस घटिया शख्स को। मिर्ज़ा साहब ने इब्राहिम को देखकर कहा। इसका चेहरा बिल्कुल स्पाट था। सर हमें कोर्ट की तरफ से वारंट मिला है गिरफ्तारी का, आपको हमारे साथ चलना है। इंस्पेक्टर ने करीब जाकर कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उसे तहम्मुल से कहा। इसका चेहरा स्पाट और हाथ तासुर से पाक था एकदम। मिर्ज़ा साहब और हानिया हैरान रह गई क्योंकि वो इतने आराम से चलने के लिए मान कैसे गया। दोनों न जाने क्या इसके चेहरे से टटोल रहे थे। वो दोनों तो इसको गिराता हुआ देखना चाहते थे ताकि वो भीख मांगे अपनी ज़िंदगी की, मगर खैर इस ऐसे ही सही। हानि ने दिल में सोचा प्लीज़ इसे यहाँ से लेकर जाए, मैं मज़ीद शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती। हानि ने ऊंचा ऊंचा रोने का ड्रामा करते हुए कहा। इब्राहिम का दिल किया इस लड़की का गला दबा दे। इसने दांत पीसते हुए सोचा। नैन को अफसोस हुआ काश वो इस लड़की को अपनी बहू ना बनाती। रुक जाए इंस्पेक्टर इब्राहिम को हथकड़ियाँ लगाता है। इससे पहले ही किसी नस्वानी आवाज़ पर रुक गया और इब्राहिम तो ये आवाज़ लाखों में भी पहचान सकता था। इसने सामने देखा तो वो खड़ी थी मगरूर सी लड़की। दोनों की नज़रें मिली। एक की आंखों में शिकवा, दूसरे की आंखों में शर्मिंदगी थी। रोशानी ज़्यादा देर इसकी आंखों में देख ना सकी और पलकें झुका ली। इब्राहिम के दिल में एक बीट में सोई रोशानी की इस अदा पे। आप कौन? इंस्पेक्टर मैं कोई भी हूँ, मगर आपको इतना भी नहीं मालूम कि बगैर किसी सबूत के आप किसी मासूम को गिरफ्तार नहीं कर सकते। रोशानी ने एक आयब चाकर स्पार लहजे में कहा कि इसके अंदाज से वहाँ खड़ा एक एक फर्द चूम गया था। इब्राहिम सिंधु इसके चेहरे को देखता रह के न जाने कितने पल बीत गए। रोशानी को अपने चेहरे पर तपिश का एहसास हुआ मगर इग्नोर कर गई। इंस्पेक्टर ये लड़की हम सबको बेवकूफ़ बनाने आई है, झूठी है, ये मुझे पता है। इसी आदमी की कोई नई चाल है, आप इसे अभी इसी वक्त गिरफ्तार करें। हानिया सटपटाते गुस्से से चलाना बंद करो। चला मैं भी सकती हूँ। रोशनी उंगली उठाकर अपना रुख हानि की तरफ करते हुए कहा। और मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं रियली। रोशानी ने तंजिया मुस्कुराते हुए पूछा। इंस्पेक्टर कौन है ये लड़की? मेरी बेटी से किस लहजे में बात कर रही है? मिर्ज़ा साहब सख्ती से बोले। इन्हें कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ तो बोल उठे। इब्राहिम तो अभी तक हैरान था कि कल तक जो लड़की इससे इतनी नफरत करती थी आज उसी के लिए इसकी एक्स वाइफ से शेरनी बनी लड़ रही थी। लबों पर मुस्कान सी उभरी इतनी सी सिचुएशन में भी, मगर दांतों से लबों को दबा कर कंट्रोल कर गया। फिर अपनी दाढ़ी को हाथ से सलाते हुए दूसरा हाथ पैंट की पॉकेट में डाले अपनी शेरनी को अपने लिए लड़ते दिलचस्पी से देखने लगा। देखिए अगर कोई सबूत है तो दिखाएं। इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ क्यों नहीं। रोशनी हानि के करीब से गुजर कर LED के सामने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया और एक वीडियो प्ले कर दी। वो वीडियो जैसे जैसे आगे चलती गई हानि और मिर्ज़ा साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। इसमें सब बातें और अस्पताल में हुई एक एक बात रिकॉर्ड थी। इसके अलावा हयात सिंधु की हर बात रोशानी ने बयान के तौर पर रिकॉर्ड की हुई थी, जो सब उन्होंने रोशानी को अब तक बताया था। और इन दोनों का सच यूं सामने आएगा वो तो सोच भी नहीं सकते थे। इब्राहिम और नैन तो अभी तक सदमे में थे। इतना बड़ा धचका लगा था वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि हयात सिंधु की हालत इब्राहिम और नैन ने देखी तो तड़प कर रह गए। हानिया और मिर्ज़ा साहब इस हद तक लालची हो सकते हैं। बेसूद और बेफ़ायदा दोनों बाप बेटी की चाल अपनी कश्ती समेत डूब जाएगी। मिर्ज़ा साहब और हानिया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था ये सब झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर हानिया ने लड़खड़ाती आवाज़ में बुलखलाते हुए कहा। हाँ हमने कुछ नहीं किया। मिर्ज़ा साहब ने भी अपनी बेटी का साथ देते हुए कहा। जानती हो जिसके माँ बाप तुम्हारी वजह से इस दुनिया से चले गए इनकी बेटी मैं हूँ। रोशानी के लहजे में चट्टानों से सख्ती थी। हानि एक पल जंजलों की जद में आ गई। इस घटिया लड़की उसके बाप को यहाँ से ले जाए। रोशानी ने इसके ड्रामे करने पर तप गई और हर लफ्ज़ सख्ती से अदा किया। बस बहुत हो गया, अब तो इस दुनिया में नहीं रहेगी, तुझे भी तेरे माँ बाप के पास भेज दूँगी। वो
अजीब साइको लड़की लग रही थी, सर पे जुनून सा सवार था। वो अपनी ऐसी शिकस्त कभी भी कबूल नहीं कर पा रही थी। इसने जल्दी से इंस्पेक्टर के से गन छीनकर रोशानी की तरफ कर दी। मेरा बना बनाया खेल तेरी वजह से ख़राब हो गया। देखो हानिया, तुम्हें मुझसे जो चाहे ले लो, इसे कुछ मत करना प्लीज़। इसके लहजे में बेबसी थी। रोशानी की तरफ गन देखकर इब्राहिम ने घबराते हुए कहा, तो तोते की जान इस मैना में है। हानि ने अजीब से लहजे में कहा। इब्राहिम का दिल दहल गया। इसके इस अंदाज से तुम नहीं बचोगी। अब वो पागलों की तरह हंसते हुए कह रही थी, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो पुलिस को अपनी तरफ आते देखकर इसने धमकी दी। अब तो रोशानी भी घबरा गई थी। इसने रोशानी की तरफ गन से फायर कर दिया। गन से निकली गोली रोशानी को लगती वो आंखें बंद कर गई, मगर जब आंखें खोली ज़मीन पर गिरे इब्राहिम को खून में लथपथ देखकर रोशानी की चीख निकल गई और नैन अपने हवास से बेगाना ज़मीन पर गिर गई। पुलिस ने इस रात से हानि के हाथ पर फायर किया, जिससे पिस्टल हाथ से छूट गई और वो घुटनों के बाद ज़मीन पर गिर गई। पुलिस ने एक ही चस्त में हानि और मिर्ज़ा साहब को खींचते हुए ले गई, मगर हानिया जाते हुए पागलों की तरह हंसती जा रही थी। हाँ, मार दिया मैंने मार दिया। वो कोई नफसियाती मरीज़ लग रही थी। मिर्ज़ा साहब अपनी बेटी की हालत देखकर अपना सर थाम गया। रोशानी भागती हुई इसकी तरफ बढ़ी। ये क्या किया आपने? रोशानी ने कपकपाते लहजे में इब्राहिम का सर अपनी गोद में रखते हुए कहा। बगैर अपने कपड़ों के ख़राब होने की परवाह किए तुम रो रही हो, तो तुम तो नफ़रत करती हो ना मुझसे। और देखो आज मैं मरने वाला हूँ, यही चाहती थी ना तुम्हारी तो बददुआ लगी। बस अब तो तुम खुश हो जाओ यार। मैं हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रोशानी को रोते देखकर इब्राहिम ने तकलीफ़ से बेहाल होते मुस्कुराकर कहा। इसकी आंखें बंद हो रही थी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यार सुना आपने? कुछ नहीं। आंखें खोलें। रोशानी रोते हुए उसका चेहरा हाथों में थामे थपथपा रही थी। आवाज़ें कपकपा रही थी। आंसू बहते हर नज़र धुंधला कर रहे थे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। अपने आप से कहती दीवानी सी लग रही थी। असफंद और डूडो ने इब्राहिम की हालत घर में आते देखकर सराज से भागते हुए उठाकर कार में लटाया और हॉस्पिटल की जानिब गाड़ी तेज़ी से बढ़ा दी। इन्हें आने में देर हो गई थी क्योंकि इब्राहिम के केस के पेपर वर्क तैयार होते वक्त लग गया था। शुक्र था कि गोली दिल पे नहीं लगी थी, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर ने इब्राहिम के सीने में दिल के करीब लगी गोली निकाल दी थी, मगर ख़तरा टला नहीं था। डॉक्टर का कहना था कि इब्राहिम को 3 घंटों के अंदर होश नहीं आया तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे। नैन तो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। असफंद और निब्रा ने बहुत मुश्किल से इन्हें संभाला, मगर अजलान के बार बार बाबा कहाँ है पूछने पर परेशान थी। निम्रा बहुत मुश्किल से इसका ध्यान कहीं और लगाया था। इसने आलम साहब असफंद ही सब कुछ देख रहे थे। डूडो अलग से परेशान था, बजाय वो नॉर्मल लग रहा था, मगर अंदर से एक खौफ था इब्राहिम को कुछ हो ना जाए। असफंद को पुलिस स्टेशन से कॉल रिसीव करने पर जो खबर मिली थी वो सुन के चूक गया था। डूडो जो असफंद के पास से खड़ा था, चेहरे के बदले तासुरात बाखूबी नोट किए तो पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आलम साहब भी आ गए तो उन्होंने भी दोनों को जांचती नजरों से देखा। पुलिस स्टेशन से कॉल थी, हानि ने खुदकुशी कर ली है। जेल में कांच के टुकड़े से अपना गला काटकर असफंद ने बताकर अफसुदा सी आप भरी तो डूडो लब भींच गया और आलम साहब सर थाम गए। इसे मकाफाती अमल कहते हैं। असफंद कंधे को चाकर कहता सामने से आते डॉक्टर की तरफ मतवज्जो हो गया। रोशानी नमाज पढ़कर कब से दुआ की शक्ल में हाथ उठाए इसके लिए दुआ मांगने की कोशिश करी थी, मगर वो शर्मिंदा थी। कैसे वो इससे बददुआ दे सकती थी? क्या सच में ये सब इसी की वजह से हुआ है? न जाने कितनी देर ऐसे बैठी रहती कि कंधे पर किसी का हाथ रखने पर चूंगी क्यों रो रही हो। खुद ही तो पहले मरने की बददुआ दी थी इसे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था। सैंडी ने सतर्क लहजे में कहा। तुम भी मुझे कसूरवार समझती हो। रोशानी की आंखों में आंसू थे, इसकी आवाज़ भीगी हुई थी। सैंडी एकदम से नरम पड़ी। तो फिर रो क्यों रही हो तब से? हाँ, वो तुम्हारा लगता है क्या है? कुछ भी नहीं ना। तो ये आंसू किस लिए? इसने रोशानी की आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। और वैसे भी अगर तुम ये कहो कि इंसानियत के लिए कर रही हो तो ये लॉजिक थोड़ा अजीब है। वो तुम्हें अच्छा लगता है ना? अचानक ऐसा सवाल सैंडी इससे करेगी वो सोच भी नहीं सकती थी। फजूल बोल रही हो? इसने अपनी नज़रें चुराते हुए कहा। किसे बेवकूफ़ बना रही रोशानी मुझे? या खुद को इतनी लगन से रोक कर दुआ मांगते हुए मैंने तुम्हें अंकल आंटी की डेथ के बाद आज देखा है। ये सब किसी खास के लिए किया जाता है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे दिलासा देकर बाहर चली गई थी। रोशानी अभी तक सुन होते दिमाग से सैंडी के कुछ देर पहले कहे हुए जुमलों में ही खो गई थी। जो बात खुद से छुपा रही थी वो कैसे जान गई? क्या अब उसके चेहरे पर साफ जाहिर होता है? इसने अपने चेहरे को छूकर देखा। इसे नहीं याद पड़ता इब्राहिम पहली बार इसे कब अच्छा लगा था। तब जब वो पहली बार मिले, या फिर जब इसने रोशानी को सीढ़ियों से गिरने से बचाया था, या तब जब निम्रा की बरात पे वो रोशानी से खफा सा गाड़ी ड्राइव कर रहा था। नहीं, या शायद तब जब इस रोशानी को लगने वाली गोली खुद के सीने पर खाई थी। ये सब सोचते हुए फुट फुट कर रोने लगी और अपने रब से इसकी सेहतयाबी की दुआ करने लगी। सैंडी जैसे ही प्रे रूम से बाहर आई तो कॉरिडोर के बेंच पर सर झुकाकर बैठे डूडो को देखा। फिर कुछ सोचकर इसकी तरफ बड़ी। डूडो ने अपने से कुछ फासले पर किसी को बैठे महसूस किया, मगर सर नहीं उठाया।
शायद जानता था कौन है। तुम जानते हो हमें हर परेशानी का मुकाबला करना चाहिए, कोई बड़ी आजमाइश आ भी जाए तो ये सोचकर पुरसुकून हो जाओ हमारा रब्बुल इज़्ज़त आजमाता भी उसी है जिसे सबसे ज़्यादा पसंद करता हो। वो तो नापाक है कि सबके दिलों के हाल से वाकिफ़ है। वो तुम पे इतना ही बोझ डालेगा जितना तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि वो रहीम है, हमसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। और वैसे भी इब्राहिम भाई बहुत अच्छे हैं, सबकी दुआएं इनके साथ है, देखना तुम वो ठीक हो जाएंगे तब से। अब दाऊद खान इसकी बातों से थोड़ा पुरसुकून हुआ था। इसे ऐसे किसी के दिलासे की ज़रूरत थी, दाऊद को उम्मीद नहीं थी इस बेवकूफ़ लड़की से इतनी समझदारी की। थैंक्स, इसने कहा और नज़रें झुका गया। नो नीड, सैंडी ने जाने के लिए कदम उठाए थे कि इसकी आवाज़ पर मुड़कर कंधे चाहते हुए कहा। वो हमेशा की तरह सर झुकाए खड़ा था। सैंडी सर झटक कर आगे बढ़ गई, मगर डूडो ने इसके कदमों का तब तक पीछा किया जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गई। रोशानी ने जब से इब्राहिम के होश में आने का सुना था, वो एक बार भी हॉस्पिटल उसे मिलने नहीं गई थी। आज इस बात को 3 दिन गुजर गए थे। वो आज शाम की फ़्लाइट से हमेशा के लिए लंदन वापस जा रही थी। सारी पैकिंग कर चुकी थी। सैंडी की बार इससे इतनी जल्दी जाने की वजह पूछ चुकी थी, मगर कोई जवाब ना देती, इसलिए भी वो अब खामोश थी। आलम अंकल से इसने माफ़ी मांग ली थी। उन्होंने इसे माफ़ करके दुआ दी हमेशा खुश रहे, लेकिन यहाँ से जाने से पहले इब्राहिम से मिलकर जाने की मोहब्बत से तलकीन की। वो चाहते थे कि इन दोनों का एक दूसरे की तरफ से दिल साफ़ हो जाना चाहते हुए भी मजबूरन से अस्पताल जाना पड़ा। जब से डूडो को भी पता चला था कि सैंडी यहाँ से जा रही है, इसकी कैफियत अजीब सी थी। इसे खुद पर रह के गुस्सा आ रहा था। वो एक लड़की के पीछे क्यों इतना बेचैन था। फिर सर झटक कर गाड़ी का रुख अस्पताल की तरफ किया, क्योंकि रात को ही असफर ने इसे रोशानी और सैंडी को एयरपोर्ट छोड़ने की जिम्मेदारी दी थी, जबकि इसे उन दोनों को पिक हॉस्पिटल से करना था। इब्राहिम हयात सिंधु से जब मिला तो मिलकर कितनी देर गले लगा रोता रहा था। अब तो 3 दिन से देख रहा था, रोज़ इससे मिलने आते थे। नैन के साथ अभी भी मिलकर ही गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने इन्हें भी आराम करने का कहा था। वो बाजार से मूड में था। यहाँ के बस जायका खाने से वो तंग आ गया था। रोश और सैंडी जब कमरे में दाखिल हुई तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर नीम दराज था। उन दोनों को आते देखकर टेक लगा कर बैठ गया। कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ। सैंडी की किसी बात में मुस्कुरा रहा था। इसके गाल का डिंपल आज इसने देखा था, और ये मंजर वो अपनी आंखों में कैद करके हमेशा के लिए माथे पर बिखरे बाल जिन्हें बार बार हाथ से पीछे करता। आम से हुले में भी इसे बेहद हैंडसम लग रहा था। रोशानी ने इसे एक नज़र देखा। इसके सीने पर बैंडेज की हुई थी। वो तो एक बार भी रोशानी की तरफ मतवज्जो नहीं हुआ। इसे तकलीफ़ हुई इसकी इतनी बेरुखी पर। वो तो बस इसे टिकटिकी बांधे देखती रह गई। सैंडी तो बाहर आ गई थी इब्राहिम से मिलकर, मगर से मालूम नहीं हुआ वो कब बाहर गई। वो तो इब्राहिम ने गला साफ करके खुद की तरफ मतवज्जो करवाया। वो अपनी इस बेख्तियारी पर शर्मिंदा होकर सराज से सर झुका गई और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। वो कब से इस मगरूर लड़की को ना चाहते हुए भी इंतजार कर रहा था। आज वो सादा से स्याह पैरों तक आती फ़्रॉक को ज़ेबतन किए हुए थी। चेहरे की रौनक तो जैसे गायब थी। नीली आंखें बेख्वाबी जाहिर कर रही थी। आधे बालों को खोल कर कैचे लगा रखा था, मगर कुछ आवारा लटे चेहरे के दाएं बाएं बिखरी थी। बगैर किसी मेकअप के वो बहुत खूबसूरत और दास मौसम की तरह मालूम हो रही थी। क्यों गुरूर करते हो अपनी बेशकीमत पोशाकों पे? हम तो सादा सा लिबास में भी ख़ास से लगते हैं। कैसे हैं आप? इसने झिझकते हुए आखिरकार पूछ ही लिया। कैसा हो सकता हूँ? सवाल के बदले सवाल किया गया था। वो कंफ्यूज हो गई। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बददुआएं देकर मारने की, मगर अफसोस में बच गए। इब्राहिम ने सर से आप भरते हुए कहा, लेकिन अगली बार कोशिश करना दोबारा के मैं बच ना पाऊँ। इसने आम से लहजे में कहा। ऐसा मत कहें। रोशानी तो तड़प ही उठी थी। रोशानी ने आंखें उठाकर इब्राहिम से कहा, मगर इसकी आंखों में ज़्यादा देर ना देख सकी। मैंने वो सब बकवास की थी, मुझे माफ़ कर दे। मैं सब बातों से अनजान थी। वो अपनी गलती का इतराफ़ कर रही थी। लहजे में नदामत तो बेबसी थी, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हुई और इसकी सज़ा बनती है। ऐसा करता हूँ, अपनी कलाई काट लेता हूँ। इसने सीरियस होकर कहा तो वो बुलखला गई। इसने पास पड़ी नाइफ़ को हाथ में पकड़ा तो रोशानी को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। बदहवासी में वो इसकी तरफ बढ़ी और नाइफ़ खींचकर ज़मीन पे फेंक दी। आप पागल हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो आपने सोचा है कि मेरा क्या होगा? वो गुस्से में इसकी शर्ट के कॉलर को खींचकर रोते हुए क्या कह गई थी इसे अंदाज़ा भी ना हुआ। जब अपने लफ्ज़ों का कुछ देर के बाद एहसास हुआ तो सटपटाते हुए इब्राहिम सिंधु से फासला अख्तियार कर गई। फिर जब एक नज़र देखा तो पलके हया से झुका गई, जिनमें लर्जिश वाज़ह थी। चेहरा धकने लगा था क्योंकि वो मुस्कुरा रहा था। क्यों क्या आप मुझसे नफरत नहीं है? एक आइब्रो चाह का मायने खेज लहजे में इस नखरीली शहजादी से पूछा। इसके लहजे में शरारत वाज़ह थी, लबों पे मुस्कान अभी भी बरकरार थी। रोशानी को अपने बेवकूफ़ बनने पर अफसोस हुआ। इब्राहिम इस तरह का सवाल करेगा इसने सोचा नहीं था। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रोशानी ने लहजे में सख्ती लाने की कोशिश की, मगर कोशिश के बावजूद लहजे में लड़खड़ाहट वाज़ह थी। कहकर जाने के लिए मुड़ी, मगर पीछे से दुपट्टे पर पकड़ महसूस करके रुक गई। देखे इब्राहिम, मेरा दुपट्टा छोड़े। रोशानी ने झंझला लहजे में कहा। इब्राहिम को रोशानी के मुँह से अपना नाम सुनकर
बहुत अच्छा लगा था। ये तो सरासर इल्ज़ाम है। मोहतरमा पीछे मुड़कर तो देखे से मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं उठाकर कहा। पीछे देखने पर वो और शर्मिंदा होती, शर्म से सर झुका कि काश इस वक्त मेरे पास मिस्टर इंडिया वाली घड़ी होती। वो मुंह में बड़बड़ाई क्योंकि इसका दुपट्टा बेड के कोने के साथ अटक गया था और इब्राहिम का कहका बुलंद हुआ। वो इसका बड़बड़ाना सुन चुका था। अब तो रुक जाओ, शायद ये बेड भी नहीं चाहता कि तुम जाओ, उसने मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा। रोशाने को भी इसके अंदाज पे हंसी आ गई। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और मगरूर भी, ये जानते हुए भी रह लोगे मेरे साथ? रोशानी रहमानी इसकी आंखों में देखकर ये सब कह रही थी। तुम पे ये सब जचता है क्या? मान था, और वैसे भी अब तो आदत सी है। इब्राहिम ने इस नीली आंखों वाली सहरा की आंखों में बेसख्ता देखकर कहा। इसकी आंखों की चमक की ताब ना लाते हुए वो नज़र हयात से झुकाकर मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसके प्यार के लिए किए थे, वो जानती थी रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसके प्यारे लिए थे, इसके मुबादले अब की कई गुना ज़्यादा खुशियाँ बेहतरीन शर्त से नवाज भी दिया था। वो जानती थी ये सब इसके सब्र की रियाजत है। वो तो अच्छा हुआ सैंडी का, जिसने इब्राहिम को यहाँ आने से पहले मैसेज करके रोशानी की फीलिंग्स के मुतालिक आगाह कर दिया है कि वो पागल लड़की आपको बहुत चाहती है, मगर कभी बताएगी नहीं। आज शाम वापस लंदन जा रही है, रोक ले इसे किसी भी तरह, वरना वो हमेशा के लिए इस बेवकूफ़ लड़की को खो देता। वो ये सुनकर खुश था और रोक कर इसके लिए दुआ कर रही थी। इब्राहिम ने सुकून से आंखें मूंद ली, क्योंकि वो जानता था अब दुखों के बादल हट गए हैं और खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। सुनिए, आप जा रही हैं? डोडो ने इसे कॉरिडोर में देखकर झिझकते हुए पूछा। सैंडी चूंगी। ऐसे सवाल पर वो आज भी हमेशा की तरह नज़रें झुकाकर खड़ा था। ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट पहने हैंडसम पठान लग रहा था। हाँ, क्यों, कोई काम था क्या? सैंडी ने एक आईब्रो चाकर ससरी से लहजे में पूछा। हमेशा की तरह फटी जीन्स पर ब्लू कलर का टॉप पहने, बाल खुले और जो हमेशा की तरह बिखरे रहते थे, वो क्यूट लग रही थी। बबलगम चबाते हुए बालों की एक लट को उंगली पर घुमाते हुए वो कोई छोटी बच्ची लग रही थी। आपका शादी के बारे में क्या इरादा है? वो बरस कह गया, लेकिन सैंडी इसके सवाल पर चूंगी। वो जानती नज़रों से इससे देखकर कम घूर ज़्यादा रही थी कि डोडो को गड़बड़ा गया। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद गोया हुआ, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो? घबराते हुए डोडो ने एक नज़र देखकर कहा और सर झुका गया और चंद कदम दूर हो गए। मुबादा कहीं एक थप्पड़ ही न रसीद कर दे। सैंडी तो तब ही गई। एक तरफ तो इसे शादी का पूछ रहा था, तो दूसरी जानिब इसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करता था। जब जनाब का एटीट्यूड ही ख़त्म नहीं होता था। एक मिनट, तुम मुझसे शादी का पूछ रहे हो? सैंडी ने खुद की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए पूछा। मगर मैं ऐसे लड़के से क्यों शादी करूँ जो मुझे एक बार देखना भी पसंद नहीं करता? क्या मैं इतनी खौफनाक हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं? इसने एक एक लफ्ज़ दांत पीसते हुए आईब्रो उकचाकर पूछा। वो इससे इतनी बज़न थी। वो तो हैरान ही रह गया था। मेरी बात सुने प्लीज़ एक बार। बस वो रास्ते में आकर सामने खड़ा हो गया। डोडो ने इसे जाने से रोका और सर झुका गया। इसके लहजे में इल्तिजा थी, ना चाहते हुए भी वो रुकी। जल्दी बोलो। दोनों हाथ बांध कर दाऊद से मुखातिब हुई। चेहरा बिल्कुल सपाट था। मेरा आपको ना देखना बुरा लगता है ना? मगर इसकी एक वजह है, और वजह यह है कि वो एक पल ठहरा। जब वो बोला तो सैंडी सुन रहेगी। आप मेरे लिए एक गैर महरम, मेरे खुदा की कसम, जब आप मेरी महरम बन जाएंगी तो आपके अलावा किसी और को नहीं देखूंगा। ये दाऊद खान का आपसे वादा। इसने एक जज्बे से कहा। मैं आपको मशरकी लिबास में देखना चाहता हूँ, आप पहनेगी? मेरी खातिर ख्वाहिश जाहिर की गई थी। वो इस एहतराम से सर झुकाए पूछ रहा था। सॉरी, मेरे ख्याल से मुझे आपसे ये नहीं कहना चाहिए था। मुकाबले के कोई जवाब भी ना देने पर अफसुदा से लहजे में सैंडी को कहता रुका नहीं था। आगे कमरे की तरफ इब्राहिम को देखने चल दिए, जहाँ से रोशानी और इब्राहिम के कहकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सैंडी एकदम मुस्कुराई, गाल दहक उठे, फिर सर झटक दाऊद को आवाज़ देती इसके पीछे चली गई। रुको, मैं भी आ रही हूँ। इसकी तरफ भागी। सुनो मिस्टर साइलेंट कॉकरोच, शॉपिंग तुम करवाओगे मुझे, वो भी अपने पैसों से? ओके मिस नूडल। पीछे से आती सैंडी की आवाज़ सुनकर डोडो ने सर झुकाकर कहा, तो वो दोनों हंस दिए। तो यहाँ पर ये नावल ख़त्म हुआ है। नावल का नाम था अब तो आदत सी है और इसकी राइटर हैं अलीशे। बहुत ज़बरदस्त नावल लिखा है, जैसे दिल को छूने वाला। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नए नावल के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।